जो क्रीज हम देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो आपका मॉड्यूल 1 है, इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे FILLB सेमेस्टर 2 और TYBA LLB सेमेस्टर 6 मुंबई यूनिवर्सिटी का जो न्यू पैटर्न आया है 75-25 पैटर्न मॉड्यूल 1 पूरा हम फटाफट रिवीजन करेंगे, जो कि आपका है इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। और इसके पहले मैं बता दूं कि वीडियो चालू होने के पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है LGK लॉ एंड केशो, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और इस तरह से जो भी नॉलेज है आप लोगों में शेयर करते रहो। तो मॉड्यूल 1 हम देखते हैं डिटेल में। मॉड्यूल 1 है, इसमें टोटल 7 आपको टॉपिक्स है। जैसे आपको है साइलेंट फीचर्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, कंपैरेटिव एनालिसिस है भारतीय न्याय संहिता का 2023 का, एंड इंडियन पिनल कोड 1860 न्यू चेंजेस जो इसमें आए हैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सिलेबस में और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट्स, ये आपने ऑलरेडी जो है कि थोड़ा बहुत जो लीगल लैंग्वेज का सब्जेक्ट था उसमें भी किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ क्राइम एसोसिएटेड टर्म्स अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, जैसे इसमें एक्टस रिया, मेंस रिया, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, फीचर्स और जो है इसका स्टेजेस ऑफ क्राइम, ये सारी चीजें जो 1.4 में है। डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में आपके भारतीय न्याय संहिता में दिए हुए हैं, टोटल अगर हम देखते हैं तो आपके भारतीय न्याय संहिता BNS में अराउंड 38 डेफिनेशन है, वो सारे हम देखेंगे इसमें। और जनरल एक्सप्लेनेशन है जो सेक्शन 3 में दिए हुए हैं, और उसके बाद पनिशमेंट्स और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता, जो कि सेक्शन 4 to 13 में आपके इस मॉड्यूल में दिए हुए हैं। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता। इस मॉड्यूल को जो वेटेज है अराउंड जो आपका 75 मार्क्स का पेपर है विद ऑप्शन आपका जो है, उसमें इसके अंदर जो टोटल 30 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आइए हम देखते हैं कि साइलेंट फीचर्स और भारतीय न्याय संहिता, इसको जो वेटेज है 25 to 35 आप पकड़ के चलिए। तो और ये पहला जो टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसको हम करने जा रहे हैं। तो व्हाट आर द salient features of the भारतीय न्याय संहिता 2023, जैसे आपको पता है भारतीय न्याय संहिता न्यू क्रिमिनल लॉ है इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड, जो पुराना लॉ था 1860 का 1860 IPC, उसको रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS। और न्यू लॉ इज अ पार्ट ऑफ द मेजर रिफॉर्म इन द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच वी सी, एंड द BNS aims to provide speedy justice, victim protection, simplification of procedure, and Indianize the legal system, which was mostly based on the British principles. Let us now understand the salient features in detail. तो IPC जो है was drafted in 1860 by the British during the colonial rule, and the main object was punishment. It focused more on the protecting the British government than delivering the justice to the Indians. The BNS is written by the Indians. This भारतीय न्याय संहिता कि इसको पूरी तरह से भारतीय करने की इसको कोशिश की गई है, और नई चीजें जो है उसके अंदर डालने की कोशिश, जैसे इंडियन कल्चर है, वैल्यूज है, करंट नीड्स है, ये सारी चीजें इसमें इंटीग्रेट की गई। और इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, कि जो भारत का कानून है भारतीयों द्वारा बनाया। तो जो पहला चीज है आपको इसमें जो फीचर में लिखा है कि मेड इन इंडिया फॉर इंडिया, दैट इज भारत। सेकंड जो इसका फीचर है जस्टिस ओरिएंटेड है, नॉट जस्ट पनिशमेंट। तो BNS फोकसेस मोर ऑन जस्टिस फॉर द विक्टिम rather than just punishing the accused. The victims will be have the right to inform about the progress and investigation and the trial. There is a greater emphasis on the fairness and speedy transparency. Likewise, if you see the time bound investigation and the trial, the time bound it is there. इन्वेस्टिगेशन आहे जे टाइम बाउंड आहे, इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कम्प्लीटेड विदिन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द FIR। इन्वेस्टिगेशन जे आहे की 90 दिवसात ते कंप्लीट झाली पाहिजे, इन्वेस्टिगेशन जो है कि 90 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। ट्रायल मस्ट बी कंक्लूडेड विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, एंड द एम इज टू रिड्यूस द डिले एंड पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल केसेस। तो दिस इज द टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन ट्रायल विच इज द न्यू फीचर, कि आपका जो भी है कि 90 days के अंदर FIR से कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, और ट्रायल मस्ट बी कंक्लूडेड विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। उसी तरह से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट फीचर है भारतीय न्याय संहिता का, कि यूज ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द विक्टिम स्टेटमेंट इज मेड मैंडेटरी इन सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑन सच ग्रीवेंस ऑफेंसेस। द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस आर नाउ क्लियरली recognized, and it is the part and parcel of Bharatiya Nyaya Sanhita. The police and the courts are encouraged to use technology in investigation and documentation. So this is one of the important feature is use of technology. Then next become the important feature which is added, the mob lynching recognized as a crime. The mob lynching previously was not there in IPC, there which was not separately defined under IPC, is now specifically punishable offense, and the punishment include life imprisonment or even the death penalty in certain situations. This is a step to address the increasing instance of the mob violence and mob lynching cases. तो mob lynching recognition as a crime is the one of the important feature of Bharatiya Nyaya Sanhita BNS
terrorism clearly defined. Previously, if you see, the BNS included a clear definition and terrorist acts, which was missing in the IPC. IPC में चीजें नहीं थी. Activities that threaten the national security, public order, or cause terror are covered, and the heavy punishment is prescribed, including life imprisonment and capital punishment, that's death. तो टेररिज्म क्लियरली डिफाइंड अंडर भारतीय न्याय संहिता, ये इंपॉर्टेंट फीचर है. उसके बाद जो और एक फीचर है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड गैंग एक्टिविटीज कवर्ड, लाइक स्पेशल चैप्टर डील्स विद द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, लैंड माफिया, cyber gangs. These were previously handled under the different laws. Now they are unified and codified under Bharatiya Nyaya Samhita with this provision is added. So this is also one of the important features which is newly added to Bharatiya Nyaya Samhita. Stronger protection for women and children. If you see Bharatiya Nyaya Samhita and the provision which we are going to see, हम जो provision आगे चल के देखने वाले हैं, तो law provides stricter punishment for rape, gang rape, acid attack, stalking and sexual harassment. और जो special focus है children below the 18 years in the case of gang rape, such cases may attract death penalty. तो stronger protection जो है कि important feature है कि women and children के लिए जो दिया गया. उसके बाद हम देखते हैं कि हम easy से easy मेथड में इसको करने की कोशिश करें. रिवीजन लेक्चर है स्टूडेंट्स, तो हम इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे. तो कॉन्सेप्ट से ज्यादा आप रिवीजन में इसको आप 2-3 बार जैसे आप सुनोगे तो आपको ये एग्जाम में हेल्प करता है, क्योंकि आपको राइटिंग में हेल्प करता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती है. तो उसी तरह से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर कि कम्युनिटी सर्विसेज एज पनिशमेंट, जो नया फीचर जो ऐड हुआ है, पहले नहीं होता. रिफॉर्मेटिव थियरी है जो गांधी का कि आप जो है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, और जो है कि उसको प्रायश्चित, जिसको कम्युनिटी सर्विस में कि फॉर ए माइनर फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस द कोर्ट कैन नाउ award the community services. This is a progressive and reformative step instead of only jail sentences. It promotes the rehabilitation, reduce the burden on the prison. So this is the community service as a punishment, one of the very important feature. और ये एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस जो नया ऐड हुआ है कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में, उसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे. तो नेक्स्ट फीचर जो है कि अब सिंप्लीफाइड एंड क्लियर लैंग्वेज इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ भारतीय न्याय संहिता का. वन ऑफ द major problems in the IPC was the complex and outdated English, that is the tough English and the English which were very now made it easy in BNS. The BNS is drafted in a easy to understand language so that even the common citizen student can understand. So legal terms are explained more clearly under Bharatiya Nyaya Samhita. इसको देखेंगे तो कोई मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है. द क्राइम्स आर स्टिल क्लासिफाइड एज कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, बट विद बेटर क्लियरिटी एंड डेफिनेशन. जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस था, ये कॉग्निजेबल क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल का, इसको और क्लियरिटी जो इसके जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में लाया गया भारतीय संहिता में. इसका फोकस है यूजर फ्रेंडली स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ. उसी तरह से हम देखते हैं ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड. कोई अगर फरार है कि इस केस में कि इफ द एक्यूज्ड पर्सन रन अवे एंड गोस इनटू द हाइडिंग, the trial can be now conducted in his absence. This prevents the delay and ensures the justice is not denied to the victim. उसी तरह से देखते हैं रिपील ऑफ द सेडिशन लॉ. तो द कंट्रोवर्शियल जो उसके देशद्रोह का सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी सेडिशन, जिसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ करते हैज बीन रिमूव्ड, एंड द न्यू प्रोविजन डीलिंग विद द एक्ट्स एंडेजिंग द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बट विद द सेफगार्ड्स ऑफ द फ्री स्पीच इज एडेड. तो ये जो है कि सेडिशन का सेक्शन आईपीसी में जो था उसको निकाल दिया गया, लेकिन सोवरेनिटी और देश में खतरा अगर है, इंडेंजर्ड है नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी, तो स्पेशल सेक्शन में इसको डाला गया है. तो ये और एक इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे, द फॉल्स एफआईआर इज पनिशेबल नाउ. द फाइलिंग ऑफ फॉल्स कंप्लेंट और एफआईआर इज नाउ पनिशेबल ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता. तो दिस इज द एम टू प्रिवेंट द मिसयूज of the legal system, punishable up to the 7 years of imprisonment और फाइन और बोथ. तो ये जो है कि विक्टिम सेंट्रिक है कि अगर ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स एफआईआर या फॉल्स कंप्लेंट या किसी को फंसाने की कोशिश की गई, तो उसके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान जो इसमें भारतीय न्याय संहिता में किया. उसी तरह से हम देखते हैं कि साइबर क्राइम इज एड्रेस. दिस इज द न्यू, क्योंकि बीएनएस अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल की यूज बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की यूज बढ़ रहे हैं, तो जो फ्रॉड करने का तरीका भी जो है कि मोबाइल कंप्यूटर जैसे साइबर स्टॉकिंग हो गए, ऑनलाइन फ्रॉड्स या आइडेंटिटी थेफ्ट या हैकिंग. तो दिस आर थिंग्स विच इज हैपनिंग नाउ एंड इट इज इंटीग्रेटेड अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड इंक्लूड्स प्रोविजंस ऑफ मर्डर क्राइम्स लाइक साइबर क्राइम, और ये सारी चीजें उसमें ऐड कर दी गई. तो अर्ली दिस वर द properly covered under the improperly covered, not covered in the IPC. कुछ चीज अमेंड हुई थी बट कंफ्यूजन था, ये सारा कंफ्यूजन जो लैक्यूने था इसको कवर किया है भारतीय न्याय संहिता में. और जो साइबर क्राइम इज एड्रेस्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर. लाइकवाइज द न्यू punishment for heinous crimes, the heinous crimes is murder, terrorism या rape now carry more stricter punishments and life imprisonment to death penalty is provided in the cases involving extreme cruelty or multiple victims. So the structure of BNS हम देखते हैं. तो the BNS, the भारतीय न्याय संहिता divided into 20 chapters. Total 358 sections are there and one schedule is added.
तो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट टू द आईपीसी which had on the 23 chapters 511 sections more streamlined with the logic and group cramming। इसका जो स्ट्रक्चर है जो हम डिस्टिंग्विश देखेंगे उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे। तो बट आप फीचर में आप इसको लिख सकते हो कि 20 चैप्टर्स हैं, 358 सेक्शंस है और 1 शेड्यूल है। उसी तरह से इंडियनाइजेशन टर्मिनोलॉजी, दिस इज द लॉ इज नेम्ड द इंडियन लैंग्वेज, जैसे न्याय मीन्स जस्टिस एंड संहिता मीन्स कोड। तो जो इसमें जस्टिस कोड जो है कि इसको भारतीय न्याय संहिता जो इंडियनाइजेशन इंडियन नेम देने की कोशिश की गई, रिफ्लेक्ट्स इंडियन सोवरेनिटी एंड आइडेंटिटी। लाइकवाइज इफ यू सी द ट्रायल रिफॉर्म्स एंड फेयर प्रोसीजर, police officer must know follow the strict timelines and procedure. Statement of the victim must be recorded in the safe and scientific sensitive environment. Likewise, the witness protection and the support mechanism are encouraged. So these are the trial reforms and the fair procedure which is covered in the important feature of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Likewise, if say with the implication for the law student professionals, law student now have to study the BNS Institute of IPC। ये भी एक जो है कि फीचर इसमें आ गया है। और सच में अगर देखा जाएगा तो आप आईपीसी की जब प्रोविजन जब समझते हैं तो ही आप बीएनएस समझते हैं, लेकिन इसमें हम कोशिश करूंगा कि आपको बीएनएस की जो ये इजी करने के लिए और ये सारी चीजें एग्जांपल देखते हैं। सेक्शन 101 जो कि पहले मर्डर में जो है कि सेक्शन 302 हुआ करता था, तो पनिशमेंट फॉर मर्डर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, अभी ये सेक्शन 101 में आ गया है। सेक्शन 113 विद द पनिशमेंट कॉजिंग डेथ बाय रैश ड्राइविंग अप टू 10 years अबाउट द अल्कोहल इन्फ्लुएंस। तो इस तरह की चीजें इसमें आ गई। अगर फाइनल थॉट अगर हम देखते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता की लैंडमार्क स्टफ है इंडियन लीगल सिस्टम, इट इज नॉट जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द आईपीसी बट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम with focus on the victim rights technology, speedy trial, women and child protection and Indian ethos and the Bharatiya Nyaya Sanhita justice are true in the Indian spirits। आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट, जब ये फीचर्स वगैरह क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि ये 13 मार्क्स का फुल लेंथ आता है या 2 मार्क्स के लिए आता है या शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, आपको कितना लिखना है और कितना टाइम, इसका टाइम मैनेजमेंट और उस टाइम मैनेजमेंट में आपको कंटेंट क्या लिखने हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन समझना इज द 50% ऑफ योर एग्जाम्स आपका अच्छा जाता है, तो आपको वही आंसर लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं कि अगर ये फीचर जैसे फीचर पूछा गया आपको कि फुल लेंथ में अगर पूछा गया तो आपको 20 से 25 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, तो इसकी जो स्पीड होती है कि वो भी उस तरह से वो लिखने की स्पीड होनी चाहिए। अब देखते हैं जैसे इन शॉर्ट द फीचर्स देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का, तो ये रिप्लेस करता है इंडियन पिनल कोड को। टोटल 358 सेक्शंस है इसमें, स्पेशल प्रोविजन मॉब लिंचिंग, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए गया। न्यू कॉन्सेप्ट जैसे कम्युनिटी सर्विसेज, टैग बेस्ड टेक्निकल बेस्ड एविडेंस इसमें लाया गया है, फोरेंसिक एविडेंस लाया गया है। लैंग्वेज में देखें सिंपल एंड इंडियनाइज किया गया है। विक्टिम राइट्स को स्ट्रेंथन किया गया है इसमें, और ये सेडिशन को रिप्लेस कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। और साइबर क्राइम को रिकॉग्नाइज किया गया है। टाइम लिमिट है 90 days फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड 2 years फॉर ट्रायल। ये जो टाइम लिमिट कॉन्सेप्ट है कि जिससे जल्दी जल्दी फैसला हो, तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो फोकस जो इसका जस्टिस का है और इसमें जो पनिशमेंट फोकस नहीं है, सुधार है, और इसमें जस्टिस होना चाहिए, इसका ये मेन फोकस भारतीय न्याय संहिता का है। तो एक हमने पहला मॉड्यूल पूरा किया, साइलेंट फीचर तो भारतीय न्याय संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का 75-25 पैटर्न है, जिसमें कि TY BA LLB और FY LLB का जो आपका सब्जेक्ट आपका जो क्लास है। दूसरी तरह से जो हम अब सेकंड देख रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का एंड इंडियन पिनल कोड एंड द न्यू चेंजेस जो आए हैं भारतीय न्याय संहिता में, वो हम इसमें फटाफट देखेंगे। इसको आप बहुत अच्छे से सुनिए जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आपको जो भी जितने भी टॉपिक आएंगे मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में, तो ये सारी चीजें उसमें हो जाएगी, जो कि फटाफट हम रिवीजन लेक्चर में ये देख रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इफ यू सी द इंडियन पिनल कोड न्यू चेंजेस, तो इंडिया जैसे पता है अंडरगॉन मेजर रिफॉर्म द क्रिमिनल लॉ बाय इंट्रोड्यूसिंग भारतीय न्याय संहिता 22 व्हिच रिप्लेसेस द इंडियन पिनल कोड 1860। तो आईपीसी ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इसमें लॉर्ड मैकॉले में जो थे, वो जो कमीशन जो बनी थी वो अराउंड 160 years पहले बनी थी, दैट वाज 160 years बैक, एंड हाउ इट इज आउटडेटिंग प्रोविजन कॉलोनियल पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टेड that the need of the more citizen centric modern law होनी चाहिए aligned with the Indian constitutional values, जो भारतीय के संविधान के वैल्यूज है, तेज अच्छा मध्य असली पाजी उसके अंदर वो होनी चाहिए। तो BNS 23 जो एम करता है, एड्रेस करता है न्यू एज क्राइम्स को, सिंप्लीफाई लैंग्वेज एंड इंश्योर जस्टिस ओवर मियर पनिशमेंट। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस है, न्याय है, चीज जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो जस्टिस है, न्याय है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ध्यान रखना चाहिए। Alongside BNS, if we say 2 other laws have also been introduced, that the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023 के, जिसे रिप्लेस किया, CRPC को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिप्लेस किया। तो ये तीनों जो लॉ है इसको रिप्लेस किया। और अगर हम भारतीय न्याय संहिता की जो बात करें, और ये तीनों जो लॉ है, जो न्यू क्रिमिनल लॉ जो है, इसके जो इफेक्ट में आए 1 जुलाई 2024, 2 मार्क के लिए भी और फुल लेंथ में भी आपको इसको आंसर में ये लिखना चाहिए।
तो उसी तरह से हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, जैसे हम एक तुलनात्मक विश्लेषण हम कर रहे हैं, तो तुलनात्मक विश्लेषण जर आपण करतोय ते आपण सगळे ते पॉइंट्स आपण पॉइंट वाइज आणि क्रमबद्ध तरीकेने आपण ते पाहू. तो स्ट्रक्चर एंड सेक्शन जैसे है कि जो संरचना है, रचने कांड है, जो धाराएं हैं इसमें जो आईपीसी में, तो सेक्शन टोटल जो आईपीसी में थे 511 थे, बीएनएस में 358 सेक्शन है, स्ट्रीमलाइन एंड कंसोलिडेटेड. उसी तरह से देखेंगे फिलॉसफी जो है इसका, दर्शन शास्त्र जो है आईपीसी फोकस पनिशमेंट पे करता था, और जो बीएनएस जो इसकी फिलॉसफी है और जो इसका ऑब्जेक्टिव है और जो इसका चीजें हैं, फोकस ऑन द जस्टिस, विक्टिम सेंट्रिक एंड सिटीजन फर्स्ट. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट that it is now focusing. So this is the new changes which has brought in the BNS and when compared with IPC. Likewise, language you say IPC were the array in the complex English and in the style in the favor of the British and England, and in the BNS the simplified accessible for the Indianized language and here very easy to understand for the Indian people. लाइकवाइज सेडिशन जो राजद्रोह का जो आरोप था जो सेक्शन 124 में जो था उसको बीएनएस से रिप्लेस कर दिया है. इसमें जो ये इसको 124 रिपील्ड हो चुका है, इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ें आई हुई है 152A द एक्ट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, तो 152 डाला गया है कि जो राजद्रोह की तरह ही है बट वो राजद्रोह नहीं है. तो सेकेंडली आईपीसी सेक्शन 124 को हटा दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इसमें लाए गए. इधर टेररिज्म जो आतंकवाद है, तो आईपीसी में आतंकवाद के बारे में कहीं भी प्रोविजन नहीं थे, इट वाज नॉट डिफाइंड, बट बीएनएस सेक्शन 113 डिफाइंस एंड पेनलाइज द टेररिज्म, दैट आल्सो वी हैव टू सी. उसी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो संगठित अपराध है कि जो होते हैं, जैसे आईपीसी में नो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो थे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, तो बीएनएस में सेक्शन 111 112 इफ यू टू सी डिफाइन द ऑर्गेनाइज्ड एंड पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. लाइकवाइज मॉब लिंचिंग जो भीड़ की हिंसा, तो जमाव जो नरसंहार करती थी या जमाव की चीजें जो होती थी, राइट होती थी, आईपीसी नॉट सेपरेटली डिफाइंड बट द बीएनएस सेक्शन 103 सब क्लॉज जो 2 है इसका, कि उसके अंदर डिफाइन करता है मॉब लिंचिंग को एज ए डिस्टिंग ऑफेंस, तो इसको डिस्टिंग ऑफेंस, डिस्टिंग अपराध उसमें लाई गई है. उसी तरह से हम देखते हैं कि डिस्टिंग्विश कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो महिला और बच्चों के विरोध में अपराध जो है महिला का अपराध है, तो इसमें आईपीसी प्रेजेंट बट आउटडेटेड इन सम एरियाज एंड दे नीडेड अमेंडमेंट. तो आईपीसी में ऑलरेडी थे बट उसको और अमेंड किया गया, जितने भी जो लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे उसको कोडिफाई करके जो बीएनएस में लेने की कोशिश की. इनेक्टेड द प्रोविजन द न्यू प्रोविजन लाइक एग्जांपल 69 फॉल्स प्रॉमिसरी टू promise to marry, या section 70 gang rape of the minors. So these are the updated one which is added in the भारतीय न्याय संहिता. The attempt to commit a suicide, आईपीसी में सेक्शन 309 में क्रिमिनलाइज इसको किया था, बट बीएनएस इसको ओमिटेड किया गया क्योंकि आत्महत्या की जो प्रवृत्ति या फिर उसका ख्याल आना, इसको बीमारी की संज्ञा में लिया गया है और नॉट डिस्क्रिमिनलाइज. तो सेक्शन 224 जो है इसको पेनलाइज अबेटमेंट के लिए, अगर किसी को उकसाता है कि पर इसके लिए, तो उसके लिए पेनल्टी है. लेकिन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में एक ऐसा ये क्राइम था क्योंकि 309 जो है कि आत्महत्या, इसमें कभी किसी को सजा नहीं हुई क्योंकि वो मर जाता था, तो सिंह 309, तो इसको हटा दिया गया. उसी तरह से स्नैचिंग जो है कि छीना झपटी है या चेन स्नैचिंग है, ये जो है कि उसको आईपीसी कवर्ड अंडर द थेफ्ट एंड रॉबरी, बट नाउ बीएनएस सेक्शन 304 डिफाइन स्नैचिंग एज ए सेपरेट क्राइम. अगर छीना झपटी हुई तो ये थेफ्ट और रॉबरी को आगे बढ़कर कि ये थेफ्ट है या रॉबरी, उसको क्लासिफिकेशन में ना जाते हुए कि ये छीना झपटी है, तो 304 में उसको एक नया प्रोविजन में इसको बीएनएस में डाला गया. इसी तरह से कम्युनिटी सर्विस है कि जो सामुदायिक सेवा है, तो उसमें जो आईपीसी में नॉट इंक्लूडेड, आईपीसी मध्ये तो नव्हतं, तो इसमें अभी बीएनएस में इंट्रोड्यूस फॉर द माइनर ऑफेंसेस लाइक पब्लिक न्यूसेंस एंड डिफेमेशन. तो उपद्रव वगैरह अगर है या किसी की बदनामी है, तो ये सारी चीजों में कि इस तरह के ऑफेंस है, उसके अंदर कम्युनिटी सर्विसेज के प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता में आ गया. साइबर क्राइम अगर हम देखते हैं कि साइबर क्राइम में डिजिटल एविडेंस, तो साइबर अपराध जो है, साइबर गुन्हे जे आहेत, तो आईपीसी लिमिटेड इंक्लूजन थ्रू द लेटर अमेंडमेंट्स, बट दैट वाज नॉट इनफ. तो बीएनएस ने क्या किया, क्लियरली इंटीग्रेटेड विद डिजिटल एविडेंस एडमिसिबल इन द कोर्ट. लाइकवाइज द जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, लाइक जो है कि इसके अंदर लिंग निरपेक्ष जो भाषा होती, आईपीसी मोस्टली मेल सेंट्रिक था कि उसके अगर हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे ये खाली मेल के बारे में बात करता है, बट बीएनएस यूजेस इंक्लूसिव टर्म्स लाइक पर्सन, बिकॉज व्हेन द टर्म इज यूज्ड अ पर्सन, जैसे उसमें यूज करते हैं नो मैन, तो मेल सेंट्रिक था, तो इसमें बीएनएस जो है यूजेस द टर्म लाइक पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स एवरीवन वेदर इट इज मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और एनी काइंड ऑफ पर्सन दैट इज इंक्लूडेड अंडर this, though it become the gender neutral term. Likewise the deletion of the archaic offenses, जैसे पुराने अपराधों का समापन, जैसे जूने वाक्य जो होते थे आपराधिक त्याच्यामध्ये घ्यायचे, जैसे सेक्शन 377 ने 493 310 एक्सिस्टेड, इसको ओमिटेड कर दिया गया बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इरिलेवेंसी. तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं कि ये जो सेक्शंस है कि ये ठीक नहीं है न्याय के लिए, और जो
आपराधिक मामले है उसको न्याय उसमें अपराध की संज्ञा में नहीं लिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जो डायरेक्शन थे उसको इसमें लिया गया है और उसको इसमें से हटा दिया गया। सो एडल्टरी व्यभिचार जिसको पाचार जेला अपन मानते तो आईपीसी में सेक्शन 497 में स्ट्रक डाउन इन द जोसेफ शीन के जो केस था उसके अंदर 497 में एडल्टरी को जो था कि वो जेंडर बायस को बोल के उसको ओमिट कर दिया गया है। तो बीएनएस में ये 497 अभी इसमें क्राइम के इसमें नहीं आता। तो इसे एनहांस फाइन जैसे मतलब पनिशमेंट ज्यादा जुर्माने और सजा जो है कि जास्ती दंड यानी शिक्षा आईपीसी में बेस्ड इन द 19th सेंचुरी वैल्यूज। तो बीएनएस में अपडेटेड द रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट डे इकोनॉमिक एंड सोसाइटी वैल्यूज। तो दिस इज द न्यू चेंजेस। लाइकवाइज द मैरिटल रेप एक्सेप्शन, तो वैवाहिक बलात्कार जो है तो वैवाहिक बलात्कार की चुक्ति जैसे आईपीसी एक्सेप्शनल रिटेन था, जैसे आईपीसी ये बोलता था कि उसको बलात्कार माना जाएगा कि हस्बैंड ने वाइफ पे किया अगर 15 इयर्स के नीचे। तो इसमें क्या बीएनएस में क्या क्या स्टिल रिटेन एंड इट इज डिबेटेबल कि जो मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, बट ये सारी चीजें उसमें थी। उसी तरह से विक्टिम सेंट्रिक है, जैसे पीड़ित केंद्रित नजरिया जो है, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण जो है ये विक्टिम सेंट्रिक पूर्ण है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। और भारतीय न्याय संहिता जो पूरी तरह से पीड़ित केंद्रित है और विक्टिम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो इसमें दिया गया है, स्ट्रॉन्गर विक्टिम पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें आईपीसी में ये चीजें विक्टिम सेंट्रिक नहीं थी, उसका मेन अप्रोच था कि कैसे भी करके उसको जो पनिशमेंट दी जाए, बट दिस इज मोर विक्टिम पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन इसकी बात। लाइकवाइज द पुलिस कस्टडी, द पुलिस हिरासत में पुलिस कोठड़ी जो है तो आईपीसी में 15 डेज वंस इसमें एट वंस था, तो इसमें बीएनएस में 15 डेज एनी टाइम विद इन द 60 डेज विद द कोर्ट परमिशन इज द न्यू प्रोविजन विच इज एडेड अंडर बीएनएस। लाइकवाइज फॉर्जरी एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, जो जालसाजी और आर्थिक धोका था या बनावट आणि फसवणुकी जे गुन्हे होते ते आयपीसी कवर्ड इन द जनरल टर्म्स ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये ते नव्हते, उसमें वो नहीं था। तो दैट इज बीन एडेड इन द बीएनएस, बीएनएस मध्ये ते ऐड केले और बीएनएस में इसको ऐड किया गया एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द डिजिटल एंड इकोनॉमिक फ्रॉड्स। लाइकवाइज वी सी द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तकनीक का प्रयोग, जो तंत्राचा जो वापर, द नो रेफरेंस वाज गिवन अंडर बीएनएस आईपीसी बट द बीएनएस इज अ स्ट्रॉन्ग पुश फॉर द डिजिटल टूल्स एंड द पॉलिसी ट्रायल्स इज बीन एडेड। लाइकवाइज इफ टाइमली ट्रायल्स, जो है कि समय बंधक न्याय कार्रवाई जो है कि जो चली पूर्व न्यायिक जी कार्रवाई है ती ऐड केली गेली आहे। द बीएनएस चार्जेस नाउ द 60 डेज में चार्जेस होने चाहिए और ट्रायल 2 ईयर्स में कंप्लीट होनी चाहिए। आईपीसी में देयर वाज नो सच टाइम लिमिट, इसका लिमिट नहीं था। तो इसमें जो चार्ज जो पूरा होता है इन्वेस्टिगेशन होता है 60 डेज में पूरी हो जानी चाहिए और इसको जो ट्रायल है 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये टाइम बॉन्ड जो है कि टाइमली ट्रायल जो भारतीय न्याय संहिता में डाला गया है, उससे जस्टिस सेंट्रिक लॉ है, न्याय केंद्रित विधिया है, न्याय केंद्रित कानून है। तो आईपीसी क्राइम एंड द पनिशमेंट अप्रोच था, लेकिन बीएनएस में जस्टिस, रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्म इज द मेन फोकस। कि आप पाप से नफरत करिए, पापी से नहीं, इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बीएनएस विच इज द आईपीसी और द क्राइम एंड द पनिशमेंट, द डिटरेंट थियरी ऑफ द पनिशमेंट। तो उसमें देखते हैं 24 इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है आईपीसी जो है कि 30 जून 2024 तक था और उसके बाद जो है बीएनएस जुलाई 1, 2024 में आ गया। अलाइनमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सामुदायिक मूल्य आहे की समापन आहे, राजघटनाची जी मूल्य आहे त्याचा समन्वय ह्याच्यात केलं गेलं आहे। आयपीसी कॉलोनियल माइंडसेट से था और जो बीएनएस है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है और इंडियन लीगल विजन है। जर का आपण कंक्लूड इसको करेंगे, हा कायदा जो भारताच्या न्यायिक इतिहासात एक नवा अध्याय, एक नया अध्याय है भारत के कानून में। तो भारतीय न्याय संहिता brings a fresh approach to the criminal law. It respects the constitutional values, modern needs, and Indian society. It balances justice with technology, victim rights, reform, and clarity. Its success will depend on proper implementation and public awareness and judicial interpretation after July 1, 2024. स्टूडेंट हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम देख रहे हैं, क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, इसलिए फटाफट मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ। उसको आप 1-2 बार अगर सुनोगे तो आपको जो है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आपको लिखने में आसानी होगी। तो कंपैरेटिव टेबल और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, तो नॉलेज इज पावर, तो इतना आपको याद रखना है। तो कंपैरेटिव टेबल अगर हम देखते हैं तो टोटल चैप्टर जो आईपीसी में थे 23 थे प्लस 3 रिपील्ड। तो भारतीय न्याय संहिता में जो है कि 20 है। भारतीय न्याय संहिता fewer chapters, several provisions from the IPC are consolidated into a single chapter in BNS. Likewise, if section C, IPC 511 sections were there, in Sahita 358 section is there. BNS has the fewer section due to the consolidation and the deletion of deleted offences. Likewise, you see the organization of the offences. It was in IPC, it was SCADA offences against women and children. Now it is consolidated in the 5th chapter, the chapter 5, women and children, followed by chapter 6, human body, human affecting the crime or the offense affecting human body. So these are the consolidated things, and here it was scattered, it was given anywhere randomly, but in the BNS it is consolidated. The BNS provides a better organization and prioritization of the offense against the vulnerable groups. Likewise, this is the structure of the incomplete offense. There's a की attempt है, abatement है, conspiracy is a separate chapter. Now all three brought under a single chapter of the chapter 4.
Previously, this were in the different chapter attempt, abatement and the conspiracy and the chapter 4 now it is there. भारतीय न्याय संहिता simplified structure करता है by grouping related provisions. Likewise, the new offenses like the no specific provision in the IPC was there for organized crime and terrorism or snatching, but now in the BNS explicitly includes the organized crime section 5 जैसे 111 है या फिर जो टेररिस्ट के एक्ट है सेक्शन 113 में या स्नैचिंग है सेक्शन 304 बीएनएस एड्रेस है मॉडर्न क्राइम्स डायरेक्टली एंड सेपरेट सेक्शंस एंड स्टिकर पनिशमेंट्स लाइक वो डिलेटेड ऑफेंसेस से सेक्शन जो 124 सेडिशन है राजद्रोह का उसको हटा दिया गया, अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है सेक्शन 309 हटा दिया गया, एडल्टरी के जो थे सेक्शन 497 हटा दिया गया. तो दिस प्रोविजंस हैज बीन removed under the BNS which was there in the IPC and they reflect his shift in the society values and legal reforms. जो फोकन है कि मॉडर्न है जो कि ऑफेंडर का सेंट्रिक देखेंगे तो आईपीसी जो था विक्टिम सेंट्रिक जो आईपीसी था कि वो मोर जो उसके ऑफेंडर सेंट्रिक था, बट जो भारतीय न्याय संहिता है विक्टिम सेंट्रिक है अप्रोच विद द एम्फेसिस ऑन द राइट्स एंड जस्टिस एंड सपोर्ट. तो बीएनएस फोकस ऑन द विक्टिम एंड द रिहेबिलिटेशन ऑल्दो द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन. तो अगर हम इसको समराइज करें जो सेकंड टॉपिक है कि पहले जो टॉपिक है वो तो एग्जाम के बहुत फेवरेट आप मान के चलिए, इसको बहुत अच्छे से आप करिए. तो भारतीय न्याय संहिता इज द मॉडर्न कॉन्शियस एंड रिकॉग्नाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन पिनल कोड. इट सिंप्लीफाइज लीगल प्रोविजंस, डिलीट्स आउटडेटेड ऑफेंसेस, इंट्रोड्यूसिंग द modern crimes and attempt to remove them and attempts is to be more victim centric. Its structure changes with the greater clarity, the prioritization and adaptability head to the contemporary society needs. उसी तरह से हम थर्ड देखते हैं रूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल कोड. बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए आपके किसी काम का नहीं है, वो रखा रह जाएगा. और सेकेंडली जो चीज़ है कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो इसको नहीं दिया जा सकता, प्लीज मुझसे ये सब चीज़ें आप नहीं मांगना. इसको आप एक दो बार आप पढ़ोगे, इसका श्रवण करोगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी और आपको सुनने का जो ज्ञान होगा तो आपको लाइफ टाइम आपको याद रहेगा. तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि नए तरीके से पढ़िए, सुनिए. जो आप लेक्चर्स जो है अगर आप सुनते हो तो आपको उसको जो अच्छे से वो याद होता है. इसे रिवीजन लेक्चर है. फटाफट हम थर्ड टॉपिक देख रहे हैं. रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट. जैसे साइलेंट फीचर हमने देख लिया है, कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस हमने देख लिया है भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड का. अब हम थर्ड पे मूव कर रहे हैं, दैट इज द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट. अगर हमने देखा जाएगा कि ये चीजें जो है कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट कि ऑलरेडी अपन जो लीगल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट था उसमें किया हुआ है. ऑलरेडी हमारा जो लीगल लैंग्वेज का सब्जेक्ट था उसमें हमने जो सेमेस्टर 1 में किया हुआ है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट. उसको फटाफट हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली और इसमें जो पिनल लॉ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है. आइए इसको क्वेश्चन एंड आंसर मेथड में जानने की कोशिश करते हैं. जैसे एक्सप्लेन डिटेल द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट जो इसका टॉपिक है 1.3 भारतीय न्याय संहिता के, इसको आंसर करते हैं. इन क्रिमिनल लॉ देखेंगे तो पिनल स्टैट्यूट जो है आर दोस लॉज दैट आर डिफाइंड दैट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट. तो जो भारतीय न्याय संहिता है जो 2023 बीएनएस इज वन ऑफ द सच स्टैट्यूट विद रिप्लेस द ओल्ड पिनल लॉ. जैसे आपको पता है आईपीसी को रिप्लेस किया है कि व्हेनेवर द कोर्ट इंटरप्रेट द क्रिमिनल लॉ इट मस्ट डू सो केयरफुली. जब उसका इंटरप्रिटेशन होता है, जब उसकी समझ होती है कि उसकी व्याख्या जो होती है तो इट मस्ट बी क्लियरली एंड केयरफुली बिकॉज द पर्सनल लिबर्टी रेपुटेशन एंड लाइफ में बी एट अ स्टेक. क्योंकि ये जो क्राइम जो है अगर किसी को ऊपर लगता है उसकी लिबर्टी है, उसकी आज़ादी है, रेपुटेशन उसका इज्जत है, अच्छी जो है कि लाइफ विल बी एट अ स्टेक. तो दिस इज द सर्टेन रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन आर फॉलोड which help the judges to understand and apply the penal law, justify them fairly. तो इसका जो मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन पहले हम समझ लेते हैं. इंटरप्रिटेशन क्या था? इंटरप्रिटेशन मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट मतलब लॉ. तो व्हेन द मीनिंग इज क्लियर कोर्ट अप्लाई इट डायरेक्टली. तो बट व्हेन द कोर्ट्स आर वेग, जैसे कंफ्यूजिंग है या फिर वो उसमें एम्बिग्यूटी है, क्लियरिटी नहीं है, तो कोर्ट्स आर यूज इंटरप्रिटेशन रूल्स टू फाइंड द इंटेंट ऑफ द लैंग्वेज. एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट इज पिनल स्टैट्यूट. पहले हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं. इंटरप्रिटेशन विद उसकी जो इंटरप्रेट जो उसको करते हैं वो है. तो उसके पिनल जो स्टैट्यूट मतलब पेनल इज द एनी लॉ दैट डिफाइंस एन ऑफेंस सच एज मर्डर, थेफ्ट, चीटिंग एटसेट्रा एंड प्रोवाइड्स अ पनिशमेंट सच एज इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ और सच पनिशमेंट विच इज गिवन अंडर आईपीसी. तो पिनल स्टैट्यूट है. तो नीड जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट का क्यों होता है पहले समझते हैं. आपको अगर शॉर्ट नोट या फुल लेंथ में आता है तो दिस आर द मेनी reasons why the court need to interpret the penal statute. Sometimes the word used in the law are vague. कि वो वेग होता है, क्लियरिटी नहीं होती है. लैंग्वेज हैव द मल्टीपल मीनिंग, उसका मल्टीपल मीनिंग लोग निकालते हैं अपनी तरह से. अब जैसी दोस्ती वैसी सृष्टि वाला हिसाब हो जाता है. टू अवॉइड द इंजस्टिस और द हार्श कॉन्सिक्वेंसेज, टू इंश्योर द लॉ इज नॉट मिसयूज एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड. तो दिस आर द नीड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पेनल स्टैट्यूट. तो द मेन रूल्स हम देखते हैं. जैसे इंटरप्रिटेशन जो है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो आपको लेबर लॉ लीगल लैंग्वेज में जो था उसका रूल देखते हैं. तो पिनल लॉ मस्ट बी इंटरप्रिटेड स्ट्रिक्टली. इफ देयर इज एनी डाउट और एम्बिग्यूटी द बेनिफिट गोज टू द एक्यूज. तो इसमें जो बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे क्रिकेट में होता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है बैट्समैन को, उसे तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है एक्यूज को मिलता है इफ द इंटरप्रिटेशन इज नॉट स्ट्रिक्टली क्लियर.
तो बिकॉज नो वन शुड बी पनिश्ड, जो अपना जो कानून है वो बोलता है कि नो वन शुड बी पनिश्ड अनलेस दैट इज ए क्लियरली डिफाइंड द ऑफेंसेस। अपना कानून ये भी बोलता है कि 100 गुनेगार छूट जाएंगे चलेगा, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। केस लॉ देखते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मोहम्मद याकूब 1980। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट सेड द पेनल स्टैट्यूट मस्ट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली एंड इन द लैंग्वेज इज द क्लियर अनक्लियर द इंटरप्रिटेशन शुड फेवर द एक्यूज। तो ये केसेस में उसमें बोला गया था। उसी तरह लॉस इज द पनिशमेंट फॉर कैरिंग इलीगल आर्म्स, दैट कैरिंग a kitchen knife or a screwdriver is not punishable unless the law clearly says so. Likewise, the only the doctor and the teachers will get benefit. The engineers are excluded even if their works are similar. तो लाइक स्टिक रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो जैसा लिखा गया है वैसे ही उसमें आएगा। जैसे लॉस इज ड्राइवर अंडर अल्कोहल इज पनिशेबल, तो ड्राइविंग आफ्टर अ कफ सिरप इनटेक इज नॉट पनिशेबल अनलेस क्लियरली इंक्लूडेड। तो ये जो है कि सजा तभी तक कानून जो साफ हो, जो शक में फायदा अभियुक्त को ये होता है कि इसलिए जो इसको स्टिक कंस्ट्रक्शन जो रूल होता है कि जो लिखा है स्टैट्यूट में वही माना जाएगा, इसको बोलते हैं स्टिक रूल ऑफ द पिनल इंटरप्रिटेशन। तो उसी तरह से हम सेकंड रूल देखते हैं कि जो है प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, जिसको बोलते हैं कि नुला पियोना सिन लीगे, तो ये कानून के बिना सजा नहीं, कि इफ देयर इज नो लॉ देयर कैन नॉट बी अ पनिशमेंट। जैसे इसमें तो नो पनिशमेंट विदाउट अ स्पेसिफिक लॉ, इफ द एक्ट इज नॉट डिफाइंड एज ए क्राइम इट कैन नॉट बी पनिश्ड। जैसे इसमें रंजीत उदयशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का केस था। 1965 ची केस होती रंजीत उदयशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने काय सांगितलं, इसमें क्या बोला, जो उच्च न्यायालय ने इसमें बताया कि लॉ मस्ट क्लियरली डिफाइन द क्राइम बिफोर पनिशमेंट। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि ईटिंग अ रेयर बर्ड, जैसे ईटिंग अ रेयर बर्ड इज नॉट पनिशेबल इफ द बर्ड इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। In 1980, the hacking was not an offense, so no punishment then. Likewise, wearing an unusual cloth can be punished unless the law BNS says is bans it, or the BNS does not mention the act, it is not crime. तो इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी दैट इज नुला पियोना सिन लीगा ये बोलता है कि कानून के बिना जर का कानून नाही आहे तर तिथे त्याला सजा होणार नाही। तो पनिशमेंट विदाउट अ स्पेसिफिक लॉ इफ द एक्ट इज नॉट डिफाइंड द क्राइम इट कैन बी पनिश्ड। दिस इज द सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट हम देखते हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल लॉ दैट द प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द एक्यूज। तो अभियुक्त के पक्ष में जो संदेह है, इफ देयर इज अ डाउट, जर का तिथे संदेह आहे ते अभियुक्त जो आहे की त्याच्या फेवर मध्ये कोर्ट निर्णय देणार। तो रूल जो है कि इन क्रिमिनल केसेस द बर्डन इज ऑन प्रोसिक्यूशन एंड डाउट ऑलवेज बेनिफिट द एक्यूज। लाइकवाइज इन द सलमान केस द बेनिफिट was given to him because the prosecution failed. Like to Ranjit Udeshi versus State of Maharashtra, again if case the benefit of the doubt goes to the accused, so the presumption in favor of accused, this is one of the important rule of the interpretation of penal statute. They say example देखें, if evidence is 50-50 the accused must get acquitted. Likewise if law is unclear the court may favor the accused. Likewise if the two interpretations are possible, those are in the favor of the accused, the court will take that. Likewise in the cyber crime is login is doubtful, then the accused get the benefit. So main it goes in the favor of accused. This is what the presumption in the favor of the accused is. Likewise literal rule if you say शाब्दिक नियम ज्याला आपण म्हणतो, तो रूल जो है इसमें इसके जे नियम आहेत तो वर्ड्स इन द लॉ मस्ट बी गिवन इन द ऑर्डिनरी नेचुरल एंड प्लेन मीनिंग। एग्जांपल इसका देखते हैं, डेथ बाय अ पॉइजन means actual poison not stress. If BNS says the 3 years imprisonment, the court can't say give a 5 year. Likewise the lateral जो शाब्दिक नियम है उसको ऐसे उसको फॉलो करने का, वर्ड्स इन द लॉ मस्ट बी गिवन इन द ऑर्डिनरी नेचुरल एंड प्लेन जो मीनिंग है उसका। Likewise if the law says knife it cannot be mean the axe, इसका मतलब कुल्हाड़ी नहीं, नाइफ मतलब नाइफ मतलब चाकू। तो दिस इज द लिटरल रूल, जो शाब्दिक नियम है उसे तो अगर मेल पर्सन बोला है तो ओनली मैन नॉट वुमेन। तो नोट इसमें अगर देखते हैं तो कोर्ट कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट वर्ड्स अंडर दिस रूल। तो लिटरल रूल का जो मीनिंग है कि अगर रियल देखेंगे तो कोर्ट जो है कि कोई रूल ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जैसे डेथ बाय पॉइजन मींस एक्चुअल पॉइजन नॉट स्ट्रेस। आईबीएन अगर बीएनएस से मेंशन करता है 3 years imprisonment, तो कोर्ट कैन नॉट गिव 5 years। दिस इज व्हाट द लिटरल रूल इज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेनल स्टैट्यूट। लाइकवाइज द गोल्डन रूल, सुनहरा नियम जिसको बोलते हैं कि इफ लिटरल मीनिंग लीड्स टू द एब्सर्डिटी और द इनजस्टिस, उसमें क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, तो कोर्ट में स्लाइटली चेंज इट टू फिक्स द इशू। लाइक एग्जांपल देखें, लॉ सेज हस्बैंड कैन नॉट कंप्लेन, तो कोर्ट अलाउस इफ द वाइफ इज द रॉन्ग डूअर। तो इसमें कुछ केसेस में गोल्डन रूल में क्या करती है, कोर्ट अपना डिस्क्रिशन लेती है, अपना विवेक लेती है, अपना स्पेशल पावर यूज करती है। तो मदर इंक्लूड स्टेप मदर टू इंश्योर जस्टिस। जैसे अगर मदर लिखा गया है, अगर किसी बोला इसमें मदर लिखा है, इसमें जो है कि स्टेप मदर नहीं लिखा हुआ है या मदर इन लॉ नहीं लिखा गया है, लेकिन जस्टिस के लिए कि ये मदर को एक स्टेप आगे बढ़कर कोर्ट इंटरप्रेट करने का गोल्डन रूल में उसको पेनल स्टैट्यूट में उसको राइट्स है कि वो मदर को स्टेप मदर या मदर इन लॉ उसको बोल सकते हैं। तो इफ द प्रिंटिंग एरर है causes an innocent to be punished, the court corrects it.
likewise might interpreted to all human in a gender neutral rule. So this is also one of the important rule of interpretation of penal justice, पिनल लॉस. तो गोल्डन रूल है. उसके बाद मिस्चीफ रूल है जिसको आप हेडेंस रूल बोलते हैं कि दोष सुधारने का नियम. जैसे इसमें है कि यूज टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉ टू रिमूव द मिस्चीफ और द डिफेक्ट इन द ओल्ड लॉ. तो ये मिस्चीफ निकालने के लिए, जैसे केस लॉ अगर देखेंगे मिस्चीफ रूल का, तो स्मिथ वर्सेस है कि इंपॉर्टेंट केस लॉ था कि इसमें कोर्ट ने क्या किया, पनिश्ड अ वुमेन soliciting from a window under street soliciting law. तो इसके जो क्वेश्चन कोर्ट आस्क वाज व्हाट was the law before and what problem mischief existed, what solution did the new law offer, और what are the true intention of the lawmaker. तो एग्जांपल अगर देखते हैं, Venus punishes cyber stalking to stop online harassment. Likewise, law bans digital drugs to stop mental harm. New laws of the acid attacks fix the old law gaps. Even if the exact is not written, court punishes to stop the mischief. So this is what the mischief rule says. It is one of the important interpretation of the statutes in the penal laws. Likewise, if you say expresso unius est excluso ulterius, कि जो लिखा गया है वही लागू होगा, जे लिहिलंय तेच लागू होईल, हे ह्या नियमाचं मिनिंग आहे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में. एक्सक्यूसो यूनिस एस्ट एक्सक्यूसो एलोरेसिस. आपको जनरली या तो शॉर्ट नोट में आते हैं या तो आपको ऐसा लिखा जाता है कि राइट एनी 2 or 3 जो आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टैट्यूट्स एंड द रूल टू बी फॉलोड. तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे आता है. एडजस्टम जेनेरिसिस का रूल है, एक ही प्रकार के शब्दों का अर्थ, जैसे हम आर्टिकल 12 को भी हम लोग जब इंटरप्रेट करते हैं तो देखते हैं, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जब इसमें जो क्वेश्चन है जो आपका कि इंटरप्रेट हाउ विल इंटरप्रेट द पिनल लॉस, तो उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या होगा, तो इसमें एक रूल आता है एडजस्टम जेनेरिसिस. तो इसका रूल है कि व्हेन द words follow the specific words, they must interpret in the same category. Example जैसे pistol, rifles and other weapons. Other weapons इसमें firearms not sticks. तो उसी तरह कार, ट्रक है या अदर व्हीकल है, तो दिस आर रोड व्हीकल्स, दिस इज नॉट शिप. तो दिस शिप में वो एडजस्टम जेनेरिसिस कवर. पेन पेंसिल है, मार्कर है, अदर टूल्स है, तो दिस आर द नॉट राइटिंग टूल्स, बट द सीजर इज नॉट द राइटिंग टूल्स. तो लाइकवाइज डॉक्टर, नर्स एंड अदर हेल्पर्स, दिस कैन बी टेकन एज द मेडिकल स्टाफ, बट द ड्राइवर कैनॉट बी टेकन एज द मेडिकल स्टाफ. तो दिस इज द रूल ऑफ द एडजस्टम जेनेरिसिस. एक ही प्रकार के शब्दों का अर्थ एक जैसा हो सकता है, और लेकिन ऑड मैन आउट इज आल्सो द रूल ऑफ द एडजस्टम जेनेरिसिस. व्हेन द जनरल वर्ड फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड, दे मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द सेम कैटेगरी. लाइकवाइज द नेक्स्ट वन इज द कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन. समकालीन व्याख्या जी आहे ती आपण बघतोय, वो हम देख रहे हैं कि ओल्ड लॉ मस्ट be understood according to the meaning of the time of their creation. Example देखते हैं कि press in 1860, print media not digital, like vehicle in 1940 did not include aircraft, telegram in physical messages not email, तो machinery tools not software. तो these are the old words which were used. तो ये contemporary एक्सप्रेशन बोलता है कि समकालीन व्याख्या जो होगी, old laws must be understood according to the meaning at the time of their creation. तो उस समय जो वो लिखी गई थी उस समय कि उसके क्रिएशन के हिसाब से उसको इंटरप्रेट उसको करना चाहिए. तो वो चीजें इसमें रूल ऑफ पिनल इंटरप्रिटेशन में आती है. तो उसका पर्पस इंटरप्रिटेशन, जैसे उद्देश्य व्याख्या जैसे रूल है, इसमें कोर्ट में लुक इनटू द पर्पस बिहाइंड द लॉ, स्पेशली फॉर द मॉडर्न द सोशल लॉस लाइक भारतीय न्याय संहिता. द बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा का जो आपका लेबर लॉ का केस था, कोर्ट इंटरप्रेट द इंडस्ट्री वाइडली टू गिव द वर्कर्स वेलफेयर. तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखते हैं, ये पर्पस इंटरप्रिटेशन में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या है त्याच्यामध्ये की इन सायबर क्राइम इफ एग्जैक्ट इज नॉट लिस्टेड द कोर्ट स्टिल पनिशेस बेस्ड ऑन द लॉस प्रपोज. द भारतीय न्याय संहिता कैन बी अप्लाइड टू द डिजिटल स्कैम इवन इफ द ईमेल फ्रॉड इज नॉट रिटन. लाइकवाइज द ऑनलाइन स्टॉकिंग punished even if the law does not mention Instagram. Likewise the organized crime via app punishable under the general provisions. So these are the provision that is there. तो इसका हम कंक्लूड करते हैं कि the interpretation penal statute must be fair, just and logical principle. This will help to ensure only the real offenders are punished and innocent are protected and justice is delivered based on the intention and fairness. Each principle हम देखते हैं has its own purpose. Some protect the accused and some protect the society and some guide the court to making the balanced decision under भारतीय न्याय संहिता. अगर एडिशनल गाइडलाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल स्टॅट्यूट देखते हैं, ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टंट है की दंड को क्या की व्यक्त अतिरिक्त जे नियम आहे ते आपण पाहतोय की जो इसमें देखिए पैलन लॉस आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव आधीपासून नहीं, पहले से नहीं, क्योंकि दंड कानून पहले की तारीख से लागू नहीं होते. जैसे क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी पनिश्ड अ पर्सन फॉर द पास्ट एक्ट अनलेस द लॉ क्लियरली सेज सो. जैसे अगर कोई पहले पनिशमेंट नहीं है उसको भी पनिशमेंट बना दिया गया, तो वो चीजें जो है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी कि अगर वो पहले की गई होगी तो लागू होगा, उसके बाद से ही होता है. जैसे सिंपल रूल है इसके न्यू लॉ द न्यू पनिशमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिफोर.
जैसे बीएनएस अगर क्रिएट किया मार्च 2025 में एंड सम डिड द डेट एक्ट इन जनवरी 25, तो बीएनएस में इसको पनिशमेंट नहीं होगी, उसको उस समय जो एक्ट होगा उसमें होगा। तो लॉ मस्ट अप्लाई फ्रॉम फ्यूचर नॉट फ्रॉम पास्ट। तो मेंस रिया जो है कि सेकेंडली हम इसको भी डिटेल में आगे देखने ही वाले हैं जब कॉन्सेप्ट में। तो मेंस रिया इज द प्रिज्यूम जैसे दोषपूर्ण मानसिकता जरूरी मानी जाती है, जैसे दोषपूर्ण मानसिकता जिसे मेंस रिया को हम बोलते हैं दोषपूर्ण मानसिकता त्याला आपण म्हणतो इन मोस्ट क्राइम की एक्चुअली क्या होता है मेंस रिया दिखाई नहीं देता, बट वो क्राइम के अंदर होता है, क्रिमिनल के अंदर होता है, और जब तक वो क्राइम ऑफेंस नहीं होगा जब तक वो मेंस रिया नहीं होगा। लेकिन द मोस्ट क्राइम द कोर्ट लुक द इंटेंशन दैट इज मेंस रिया और इफ द एक्ट वाज एक्सीडेंटली और अनइंटेंशनल इट मे नॉट बी अ क्राइम। एग्जांपल देखेंगे तो कि स्टेपिंग ऑन समवंस फुट बाय मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम बिकॉज वहाँ मेंस रिया नहीं है, और स्टेपिंग ऑन इट इंटेंशनली टू हर्ट मे बी असॉल्ट देन इट इज अ मेंस रिया। जो कोर्ट जो है कि इसमें वेरियस डिसीजंस अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉ में, जैसे कि स्टिक कंस्ट्रक्शन का रूल या बेनिफिट ऑफ डाउट में मिसचीफ रूल, इसके कोई बहुत सारे केसेस हैं। ये जो लैंडमार्क केसेस है कुछ कुछ आप वो ले सकते हैं कि जब आप पिनल लॉज के बारे में आंसर लिखेंगे। तो इजी समरी अगर हम करते हैं कि जैसे स्टिक कंस्ट्रक्शन है, हमने जो पिनल लॉज देखे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पिनल लॉ, तो स्टिक कंस्ट्रक्शन रूल द पिनल लॉ शुड बी अप्लाइड नैरोली नॉट वाइडली। लिटरल रूल में यूज प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। गोल्डन रूल में मॉडिफाई वर्ड्स इफ द लिटरल मीनिंग कॉसेस इंजस्टिस। मिसचीफ रूल में फाइंड आउट द प्रॉब्लम लॉ wanted to fix ageism generis में general words should match the type of the specific words. Likewise expressio unis में if some things are listed others are excluded. या purposive rule में look the purpose and the spirit of the law. Like the presumption of innocence doubt goes in the favor of the accused. No retrospective law, this law applies in the future not past action. Mens rea is required. So these are the things that you can write under this answer. What are the various rules of the interpretation of penal law? So these are the things that you have to mention in the answer. This is what the examiner will look for. कंक्लूड करते हैं तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस में लाइक द जेल है, फाइन है, डेथ है। सो इंटरप्रिटेशन मस्ट बी डन वेरी केयरफुली कि पिनल लॉ ये सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो दिस रूल्स help the court to protect the innocent people, punish real offender and maintain justice and fairness. तो इन कॉन्टेक्स्ट भारतीय न्याय संहिता के देखो तो न्यू जो टर्म है आर एडेड एंड लॉस आर मॉडर्नाइज्ड बाय साइबर क्राइम्स एंड टेररिज्म। सो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एवर। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। हमने जो पहला मॉड्यूल है भारत जो है कि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का 75-25 पैटर्न में, तो भारतीय न्याय संहिता में जो है 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं पहले के। हम चौथे टॉपिक पे जा रहे हैं कि जो कि थोड़ा लेंथी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको जानना, इसको सुनना, क्योंकि आगे के जितने भी मॉड्यूल है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ क्राइम एंड एसोसिएटेड टर्म्स अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आइए देखते हैं इसको फटाफट। ठीक है, तो इसके जो कंटेंट बेस्ड अपना लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर है, फटाफट में जाऊंगा तो आपको इसको सुनिए, अच्छे से सुनिए जिससे कि ये क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट जो क्राइम का है इज ए सेंट्रल लॉ, जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आप बोलते हो कि व्हाट आर द जिस कॉन्सेप्ट में कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है, जैसे तत्व क्या है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइम इज सेंट्रल इन द क्रिमिनल लॉ, जैसे कि ऑल्दो भारतीय न्याय संहिता डज नॉट डिफाइन द वर्ड क्राइम, क्राइम का डेफिनेशन ही होना बहुत मुश्किल है, ऑफेंस डिफाइन करता है कि हमेशा जो क्रिमिनल लॉ तो ऑफेंस डिफाइन करते हैं, क्योंकि क्राइम जो क्रिमिनल्स वर्ड से आता है तो इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। तो ऑफेंस जनरली उसको यूज वर्ड होता है, क्राइम वर्ड यूज नहीं होते, बट एवरी ऑफेंस इज क्राइम बट एवरी क्राइम कैन नॉट बी ऑफेंस। तो इज ए स्पेसिफिक एवरी ऑफेंस इज एन क्राइम, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्राइम इज ए स्पेसिफिक सेक्शन, द इंटायर लॉ इज बिल्ट अराउंड द क्लासिफिकेशन एंड पनिशिंग द क्रिमिनल एक्ट्स। अगर देखते हैं क्राइम इज जनरली डिफाइंड एज एन एक्ट और ओमिशन इन द प्रोहिबिटिंग बाय द लॉ इन द पनिशमेबल बाय द स्टेट। It is not just a wrong against the individual but also public wrong affecting the peace and the order of the society। तो जो wrong होता है वो और crime होता है पूरे जो समाज के खिलाफ होता है। तो to hold a person criminal liable certain elements और the essential must be prepared कि अगर किस चीज़ को crime माना जाएगा और जो उसमें element क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जरूरी है कि उसको ये हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो बिकॉज ये यूनिवर्सल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो है कि फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द डिटरमाइनिंग गिल्ट अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो 4 चीजें इसमें जरूरी है। एक तो ह्यूमन बीइंग का होना, दो कैपेबल ऑफ क्रिमिनल कैपेबिलिटी, ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है क्राइम में। दूसरा मेंस रिया का होना जरूरी है, गिल्टी माइंड जिसको बोलते हैं। तीसरा एक्ट होना चाहिए, जो गिल्टी एक्ट है वो होना चाहिए, और ये तीनों मिला के वो हार्म होना चाहिए, तब जाके वो क्राइम होता है। तो दिस आर द 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट, पहले आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर हम ह्यूमन बीइंग देखते हैं, ए क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग हु इज लीगली बाउंड बाय लॉ, कैपेबल ऑफ हैविंग गिल्टी माइंड दैट इज मेंस रिया एंड नॉट एक्सेप्ट under the general exception like being a children under 4-7, insane, acting in self defense। और मॉड्यूल 2 देखेंगे तो इसको हम डिटेल में वहाँ पे देखने वाले हैं।
तो एग्जाम्पल, इफ द 25 years old man intentionally steals a bike, he is legally liable. Like a 6-year old child who takes something without understanding is not criminally liable under section 20 BNS को जनरल एक्सेप्शन में. Likewise, mens rea जो guilty mind है कि mens rea is the mental element in the intentional knowledge of the wrongdoing. It reflects the criminal mindset of the accused. हम आगे चल के उसको डिटेल में फुल लेंथ देखने ही वाले हैं. तो टाइप्स ऑफ mens rea जो है कि इंटेंशन हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लेम है, नॉलेज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है, रेकलेसनेस और निग्लिजेंस इन लिमिटेड केसेस. तो ऑल दिस कंट्रीब्यूट और ऑल दिस मेक्स द मेंस rea. लाइकवाइज इसका इलस्ट्रेशन देखें तो अंडर सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मर्डर द accused the must have been had an intention or knowledge that their act could cause the death. तो उसी तरह से हम एग्जांपल देखते हैं कि A poisons B with the intention to kill, mens rea is present. Likewise, if A accidentally drop a poison thinking it is a water, तो mens rea is absent. तो इसके अंदर जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक्टस रिया जैसे गिल्टी एक्ट है, एक्टस रिया इज ए फिजिकल एक्ट और इलीगल ओमिशन विच कॉजेस हार्म. इट इज एक्सट्रीमली एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द क्राइम. अगर देखते हैं तो इट में इंक्लूड क्या है, फिजिकल एक्ट, अ सीरीज ऑफ एक्ट, द ओमिशन ऑफ द एक्ट. तो इसके अंदर जो फिजिकल एक्ट मीन से हिटिंग समवन, या सीरीज ऑफ एक्ट है कि रिपीटिंग द असॉल्ट, या ओमिशन है कि नॉट फीडिंग अ चाइल्ड, या इलीगल पोजीशन, एबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट है. तो ऐसा एक्ट द एक्टस रिया जो फिजिकल और इलीगल ओमिशन करता है या विच कॉसेज द हार्म, इट इज एन एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द क्राइम दैट इज टू कि एक्टस रिया गिल्टी एक्ट है, एक ऐसा एक्शन है जो कि आपको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, जो कि इलीगल के हिसाब से. तो सेक्शन 21 जो है कि सेक्शन 62 अटेम्प्ट रिकॉग्नाइज दिस एक्ट ओमिशन एज अ पनिशेबल. जैसे एग्जांपल देखें, ए स्टैब्स बी, ए ने बी को चाकू मारा तो फिजिकल एक्ट है. तो एग्जांपल देखें कि ए जेलर है, रिफ्यूजेस टू फीड द प्रिजनर नोइंग ही इज विल डाई. तो ओमिशन है बट स्टिल इट इज एन एक्टस रिया. तो इंजरी ऑफ हार्म, जैसे इंजरी और हार्म है, क्राइम मस्ट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ इंजरी, जैसे फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी और द सोसाइटी. उसको वो हार्म होगा, इंजरी करेगा तो ही उसको क्राइम बोलेंगे. एलिमेंट ऑफ क्राइम कर रहे हैं कि पहला ह्यूमन बींग है, दूसरा मेंस रिया, तीसरा जो है एक्टस रिया, चौथा जो हार्म होनी चाहिए. हार्म किसको होनी चाहिए, आपके फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, क्यों इस तरह के ये हार्म को मानता है. तो अंडर सेक्शन 2 सब क्लास 14 BNS, इंजरी इंक्लूड्स व्हाट, हार्म टू अ बॉडी, हार्म टू माइंड दैट इज मेंटल ट्रॉमा या किसको मेंटल वायलेंस कर रहा है, हार्म टू रेपुटेशन एग्जांपल डिफेमेशन, हार्म टू प्रॉपर्टी है कि डैमेज टू द बाय द थेफ्ट. एग्जांपल इसका देखते हैं, ए पंचेस बी एंड कॉजेस ब्रोकन नोज, द बी हैज सफर्ड द बॉडीली इंजरी. एग्जांपल देखिए, ए स्प्रेड्स फॉल्स रूमर्स अबाउट बी, इट कॉजेस द रेपुटेशन इंजरी. लाइकवाइज कंबाइंड एग्जांपल देखते हैं, सपोज A 30 years old man plans to kill B due to the personal revenge. He buys a poison that is a preparation, mixes it with the food and gives to B, that is actus rea, and intent to kill, that is mens rea, and B the injury. So this is what the example if you see कि क्या क्या है कि प्रिपरेशन है, एक्टस रिया है, मेंस रिया, इंजुरी है. तो प्रिपरेशन एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, मिक्स्ड इन द फूड एंड गिव्स टू द बी, दैट इज एक्टस रिया. और इसके अंदर इंटेंट टू किल जो है ये मेंस रिया है, और बी जो इंजुरी हो रही है ये हार्म है. तो ये 4 एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, हेंस गिल्टी मर्डर अंडर सेक्शन 103 BNS. तो व्हाट इज द एलिमेंट इज मिसिंग, अगर मेंस रिया नहीं है तो ये सारी चीज़ें का होती है. ऐसे बहुत सारी सजा है कि जो भारतीय न्याय संहिता में कि मेंस रिया नहीं है तो भी उसमें सजा, जैसे स्टिक लाइबिलिटी केस, एक्टिव जो है या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी केस, या चाइल्ड अंडर द 7 और इंसेन, या जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है 4 हम लोग जो करेंगे दो उसमें भी हम देखेंगे. तो ये मेंस रिया इज मिसिंग, तो इफ नो इंटेंशन नॉलेज इट मे नॉट बी अ क्राइम. लाइक इफ एक्टस रिया इज मिसिंग, no act done, intention alone is not punishable except in conspiracy. The injury is absent, the offense may be incomplete unless attempt is punishable. तो इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं कि जो एस्टैब्लिश करते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर भारतीय न्याय संहिता 2020 थ्रू द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव देयर वाज अ लीगली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग that who had a guilty mind, that mens rea, that committed wrongful or the act or the omission, actus rea, and which was caused the injury. These are the 4 essential elements must coexist. If any of them is missing, the person cannot be held guilty under criminal law. This framework ensures that only those who are truly blameworthy are punished, prevailing the fairness of the Indian criminal justice system. Now we see the in detail देखते हैं मेंस रिया, और इसके अंदर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस इन क्रिमिनल लॉ विद रिस्पेक्ट टू भारतीय न्याय संहिता. अगर देखते हैं कि इन क्रिमिनल लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट द पर्सन शुड बी पनिश्ड ओनली व्हेन ही और शी हैज ए गिल्टी माइंड. तो जो पहला वाला है बहुत लेंथी है, पहला मॉड्यूल इतना स्टूडेंट आपको याद रखना है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो छोटे हैं तो इसको डिटेल में इसलिए जानना जरूरी है कि जब तक मॉड्यूल 1 नहीं समझ में आएगा, 2, 3, 4 अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो इसको मॉड्यूल 1 बहुत अच्छे से आप करना. तो इन क्रिमिनल लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट द पर्सन शुड बी पनिश्ड ओनली व्हेन ही इज और शी हैज ए गिल्टी माइंड.
तो दिस गिल्टी माइंड इज कॉल्ड अ मेंस रिया, अ लैटिन टर्म है विच मीन्स अ गिल्टी माइंड और क्रिमिनल इंटेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया जो है प्लेस a key role in deciding whether an act is truly criminal or not. It ensures that the people are punished only when they are committing the crime knowingly, intentionally or with a blameworthy mind. I am not going to explain it in too detail, but when you read it, because it's a revision lecture, your concept will clear once you hear it 2 or 3 times. So although the भारतीय न्याय संहिता देखते हैं 2023 does not define mens rea separately, it includes in the structure of many offences through the words like intentional, knowledge, fraudulently, dishonesty, etc. अगर हम इसको देखते हैं भारतीय न्याय संहिता को कहीं डिफाइन नहीं करता है मेंस रिया को, बट ये जो वर्ड यूज किए इंटेंशनली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, दिस आर द मेंस रिया के ही ये जो सिनोनिम्स आप इसमें जो इसमें इंटरप्रेट जब करते हैं तो उसको बोल सकते हो। तो मीनिंग ऑफ द मेंस रिया, तो मेंस रिया refers to the mental element of a crime, the intention, knowledge and recklessness of the accused while doing the criminal act. It's the answer to the question that did the accused knows what he was doing and did he mean to do it. तो इंपॉर्टेंट ऑफ द मेंस रिया क्रिमिनल लॉ देखें तो प्रोटेक्ट द इनोसेंट पर्सन, और ये हेल्प करता है जस्टिस को सीरियसनेस में, एंश्योर करता है फेयरनेस को, एंड द बिल्ड्स द ट्रस्ट इन द लॉ। तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंस रिया क्रिमिनल लॉ? प्रोटेक्ट द इनोसेंट पर्सन, विदाउट गिल्ट इंटेंट अ पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड। या हेल्प द जज, सीरियस सेंटेंस है हायर मेंस रिया द मोर सीरियस पनिशमेंट, एग्जांपल मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमिसाइड में हम देखते हैं। इंश्योर करता है फेयरनेस को, लॉ पनिशेस ओनली दोस हु डिजर्व टू ब्लेम, एंड बिल्ड करता है ट्रस्ट को इन द पीपल फील सेफ when the law punishes only those who are having the bad intention. टाइप्स ऑफ मेंस रिया अगर हम देखते हैं कि इसको अंडरस्टूड करना जरूरी है भारतीय न्याय संहिता में कि इंटेंशन तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द मेंस रिया है, पर्सन वांट्स टू कमिट एन एक्ट, एग्जांपल सेक्शन 103 है कि रिक्वायर्स इंटेंशन टू कॉज अ डेथ, इलस्ट्रेशन ए स्टेप बी विद अ क्लियर एम टू किल हिम, द इंटेंशन इज प्रेजेंट। तो टाइप्स ऑफ मेंस रिया में सबसे पहले इंटेंशन है, तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंस रिया है पर्सन वांट्स टू कमिट एन एक्ट विच इज अनलॉफुल और इलीगल, और वो जो है वहाँ पे गिल्टी माइंड प्रेजेंट है, जैसे ए को बी को मारना है क्योंकि उसको चाकू मारना है क्योंकि उसको किल करना है, तो इंटेंशन इज प्रेजेंट हियर, तो ये मेंस रिया है। तो दूसरा है नॉलेज, जो कि मेंस रिया का ही टाइप है कि पर्सन नोज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म और वेदर इट इज बॉडीली इंजुरी, मेंटल इंजुरी और हेल्थ की इंजुरी या फिर उसके प्रॉपर्टी की इंजुरी, इवन इफ दे डू नॉट इंटेंड इट। एग्जाम्पल देखिए सेक्शन 189 कल्पेबल होमिसाइड इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ, तो इलस्ट्रेट करते हैं थ्रोस अ स्टोन फ्रॉम ए टेरेस नोइंगली पीपल आर बिलो, तो इफ समवन इज हर्ट द नॉलेज बेस्ड लायबिलिटी इट अप्लाइज एंड इट इज आल्सो अ टाइप्स ऑफ मेंस रिया, उसका सिनोनिम। उसी तरह नेग्लिजेंस और लाइकलेस जो पना है कि पर्सन डू नॉट टेक प्रॉपर केयर, उसने केयर नहीं लिया, तो एंड देयर केयरलेसनेस एक्ट्स कॉजेस हार्म, जैसे हमने पूना का पर्ची का केस देखें या फिर बहुत सारे ऐसे केस देखे जहाँ पे निग्लिजेंस होता है, रेकलेसनेस होता है कि जो उसमें ध्यान नहीं दिया जाता, रश ड्राइविंग जैसे रिजल्टिंग इन द एक्सीडेंट और डेथ है, येलो स्टेज है ड्राइवर्स विदाउट ब्रेक नोइंग इट इज रिस्की, दैट इज अ क्रिमिनल निग्लिजेंस, बहुत लोग ओवरटेक करके ब्रेक लगाते हैं, तो ये कुछ लोग स्टंट करते हैं, तो निग्लिजेंस है रेकलेसनेस जिस टाइप का जो चीज़ें है वो भी मेंस रिया के दायरे में आती है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह फ्रॉडुलेंट है, डिसऑनेस्ट इंटेंट है यूज्ड इन द प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जनरली, जैसे सेक्शन 304 है चीटिंग, तो उसी तरह से रिक्वायर्स अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका इलस्ट्रेशन अगर देखते हैं प्रोमिसेस टू सेल लैंड ही डज नॉट ओन, तो फ्रॉडुलेंट कॉजेस है इसमें लॉस टू बी। तो इसी तरह से वर्ड्स हम देखते हैं तो बीएनएस में जो मेंस रिया को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वर्ड्स यूज्ड इन लॉ, जैसे इसको देखते हैं इंटेंशनली विद पर्पस, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, वॉलंटरली, जैसे इंटेंशनली विद पर्पस है, नोइंगली विद अवेयरनेस है, फ्रॉडुलेंट टू डिसीव या डिसऑनेस्टली टू कॉज रॉन्गफुल गेन और लॉस, और वॉलंटरली विद विल और नॉलेज। तो व्हेन मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, कि कौन से केस में मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि फुल लेंथ क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं मेंस रिया के ऊपर, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं। दिस आर सम केसेस वेयर द मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल, कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मेंस रिया बहुत अच्छे से करिए स्टूडेंट, क्योंकि स्ट्रिक्टली लायबिलिटी ऑफेंसेस, एग्जांपल stealing adulterated food or violating public health law, they are punished even if no intention to harm. कब मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड इन केसेस, देयर आर सम केसेस वेयर द मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल, कॉल्ड द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल, इसको बोलते हैं कि जहाँ पे अगर मेंस रिया नहीं है तो भी उसको ऑफेंस या क्राइम माना जाएगा। तो इसमें रिलेवेंट लीगल मैक्सिम जैसे एक्टस नॉन फेसिट रीम नीसी मेंसिट रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जितने भी सेमेस्टर है लॉ में जिंदगी भर आपको काम आने वाला ये मैक्सिम है कि एक्ट डन not make one guilty unless there is a guilty mind. So the principle is followed in most criminal laws including BNS. What if the mens rea is absent? If the person does not have the guilty mind, they cannot be punished. But there is a general exception which is given under chapter 4, that a mistake of fact है, intoxication है, insanity है। तो example देखिए, a child below 7 accident breaks a window, no mens rea, so no punishment.
तो हियर आल्सो वी हैव टू टेक केयर। को ऐसे भी केसेस है जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है, जहाँ मेंस रिया नहीं है तो भी पनिशमेंट होगा, और ऐसे जो भी चीजें है कि जो जनरल एक्सेप्शन में है, अगर वहां पे कुछ किया भी गया हार्म तो वो जनरल एक्सेप्शन में तो उसको नहीं माना जाएगा क्राइम। Conclusion इसका तो मेंस रिया is the foundation of criminal liability. It ensures that the only those who act with a guilty mind are punished under Bharatiya Nyaya Sanhita, whether it is intention, knowledge or dishonest conduct. The mental status must be proved, and without mens rea, the act may be normally morally wrong but not legally punishable, except in the strict liability cases. The concept maintains justice, fairness and balance in criminal law. तो उसी तरह से हम देखते हैं व्हाट इज एक्टस रिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिमिनल विद रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता। एक्टस रिया को हम देखते हैं। तो इम्क्रिमिनल जैसे एक्टस रिया रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द क्राइम। इट इज अ लैटिन टर्म मीनिंग द गिल्टी एक्ट to punish the person of the crime that the law requires both a guilty mind that is mens rea and a guilty act that is a actus rea. तो भारतीय न्याय संहिता में जो कि ऑल्दो इट इज नॉट डिफाइंड एक्टस जैसे मेंस रिया डिफाइंड नहीं है, उसी तरह से एक्टस रिया भी डिफाइंड नहीं है, बट डायरेक्टली रिकॉग्नाइज द वेरियस फॉर्म जैसे एक्ट, ओमिशन, कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो वर्ड जो यूज किए हुए हैं, दिस इज द एक्टस रिया, उसके सिनोनिम इसमें इसको माना जाता है सेम मीनिंग के, दैट कैन बी कंसिडर्ड अ क्रिमिनल बिहेवियर। एग्जांपल एक्टस रिया का देखिए, द एन एक्शन, एग्जाम्पल स्टैबिंग, किसी को चाकू मारना, एन इलीगल ओमिशन, एग्जाम्पल नॉट फीडिंग डिपेंडेंट, या रिजल्ट है इंजुरी और डेथ, अ स्टेट ऑफ अफेयर, पोजीशन ऑफ इलीगल आइटम्स विथ हिम। मीनिंग ऑफ एक्टस रिया अगर हम देखते हैं, इफ वी सी जर आपण त्याला बघतो तो एक्टस रिया इज द एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ द एक्यूज. इट इंक्लूड्स डूइंग समथिंग इलीगल or failing to do something legally required which causes harm or danger. It answer in the question is what did the person do or not do to break the law. एसेंशियल कंपोनेंट एफसी एक्टस रिया के तो वॉलंटरी फिजिकल एक्ट है, इलीगल ओमिशन है, कॉन्सिक्वेंस इसका हार्म होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। तो ये 4 चीज होनी जरूरी है एक्टस रिया के लिए। तो वॉलंटरी फिजिकल एक्ट, illegal omission, consequences or the harm or the prohibited by law. Let us see one by one. The act must be done the consciously and voluntary. Example देखिए, A slaps B in anger. This is a voluntary act. Example, A hits B in a sleepwalking. It is not voluntary. इसे illegal omission देखते हैं कि not doing something when the law requires you to do. Under section 2 subclause जो 25 omission includes single or repeated failure to the act. This example देखिए, jailer refuses to feed a prisoner who later dies. तो दिस इज द ओमिशन ऑफ द एक्ट, दिस इज नॉट पनिशेबल। तो ये जो दिस पनिशेबल ओमिशन है तो इसको ये एक्टस रिया माना जाएगा कि उसको उसने खाना नहीं दिया इसलिए उसकी मौत हो गई। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हार्म देखें, द एक्ट ओमिशन मस्ट कॉज हार्म टू डू समथिंग टू द सोसाइटी। सेक्शन 2 सब क्लास 14 डिफाइंस इंजुरी टू इंक्लूड हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। जैसे थ्रोइंग एसिड, कॉजिंग फिजिकल इंजुरी, या पब्लिशिंग फॉल्स न्यूज या हार्म द रेपुटेशन। प्रोहिबिटेड बाय द लॉ देखें, द एक्ट मस्ट बी समथिंग that law prohibit, जैसे theft हो गया, murder हो गया, rape, kidnapping, all the criminal laws which are there. A person following the traffic rule is not committing any actus rea, but he is breaking the traffic rule, then he is doing actus rea. तो actus rea can include जैसे positive act है, hitting, stabbing and stealing, illegal omission है, not feeding a child or a patient, या possession है, holding arms or drugs or etc. causing result है, throwing someone off a cliff, causing death, या इस तरह की चीजें। state of being है जैसे कीपिंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंगली, या किसी गुनेगार को आश्रय देना। तो ये भी चीजें जो है कि स्टेट ऑफ बीइंग में एक्टस रिया में आती है। डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ओमिशन को देखते हैं। एक्ट जो होता है डूइंग समथिंग इलीगल, ओमिशन होता है फेलिंग टू डू समथिंग लीगली रिक्वायर्ड। एग्जांपल देखते हैं, he hits B with stick, एंड एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर डज नॉट स्टिक। तो एक्टस रिया और मेंस रिया का डिफरेंस भी थोड़ा सा आप कर लेना। तो इलिस्ट्रेशन अंडर बीएनएस देखते हैं, तो एग्जांपल पॉजिटिव एक्ट है, ए शुड बी विद ये इसमें ओमिशन, पोजेशन और क्रिमिनल लॉ हमने ऑलरेडी इसको देखा है। लिंक बिटवीन एक्टस रिया और मेंस रिया अगर देखते हैं, to establish a criminality, mens rea plus actus rea is equal to crime. Legal maxim, the actus non facit reum nisi mens it rea. The meaning is the act is not criminal unless the mind is also guilty. So when actus rea is absent, if no act or the omission is proved, no crime exists, even there was an intention, and law punishes action not just thought. Example देखते हैं कि A only thinks about the theft but does not do it. This is not actus rea, so no crime. इसको कंक्लूड करें, द एक्टस रिया इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी। एक्टस रिया मेंस रिया इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए किया गया है कि आपको भी जो आने वाले मॉड्यूल में काम आएगा, और इसके ऊपर फुल लेंथ क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसको अच्छे से करिए। तो कोर्ट कैन नॉट बी पनिश समवन इवन इफ दे हैड अ गिल्टी माइंड एंड इंश्योर दैट द पनिशमेंट इज ओनली गिवन टू दोज हु डन समथिंग रॉन्ग फुल और की नॉट इन द गुड थॉट अबाउट इट। अंडरस्टैंडिंग एक्टस रिया इज एसेंशियल फॉर अप्लाइंग द क्रिमिनल लॉ। अब देखते हैं वेरियस क्राइम, दिस आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब देखते हैं
कि एवरी क्राइम इज नॉट कमिटेड सडनली, इट पासेस थ्रू द सेवरल स्टेजेस। जैसे हमने एलिमेंट ऑफ क्राइम देखा, अब उसके स्टेजेस ऑफ क्राइम की थिंकिंग अबाउट द कमिटिंग द क्राइम इज एक्चुअली कंप्लीटिंग इट, द लॉ रिकॉग्नाइजेस एंड पनिशेस सम ऑफ दिस स्टेजेस बेस्ड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द हार्म एंड द इंटेंशन। जैसे भारतीय न्याय संहिता जो कंटिन्यू करता है, फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ द लीगल प्रिंसिपल दैट टू कन्विक्ट अ पर्सन देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड दैट इज mens rea and the guilty actus rea. However, even if the crime is not fully complete, the earlier stages like attempt and conspiracy may be punishable. तो आपको जो इस रिवीजन लेक्चर में ये बता रहे हैं कि जो स्टेजेस है जो क्राइम के, ये बार बार 2 मार्क्स के लिए या आपको प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेजेस ऑफ क्राइम को लेकर। इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम है। एलिमेंट ऑफ क्राइम हमने ऑलरेडी देखा है कि एलिमेंट जो है वो एक अलग चीज़ है, स्टेजेस अलग चीज़ है। एलिमेंट में आपके ह्यूमन बींग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टस रिया होना चाहिए और जो हार्म होनी चाहिए। और स्टेजेस ऑफ क्राइम जो से उससे अलग है, तो इंटेंशन इसमें कि मेंटल स्टेज, सबसे पहले इंटेंशन होना चाहिए, उसके बाद प्रिपरेशन सेकंड स्टेजेस ऑफ क्राइम में, तीसरा अटेम्प्ट होना चाहिए और फिर चौथा जो होता है कमीशन, कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। तो ये 4 स्टेज है ऑफ क्राइम के। कैसे हम देखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज, जैसे इंटेंशन है, मेंटल स्टेज है कि इट इज अ प्लानिंग ऑफ द डिसीजन इन द माइंड ऑफ द पर्सन टू डू समथिंग अनलॉफुल। इट इज नॉट पनिशेबल बिकॉज इट इज ओनली अ थॉट, द लॉ कैन नॉट बी पनिश mere thinking unless it turns into action. Example देखिए, plans to kill B in the mind but does not nothing, तो no crime, only intention, no act। तो इसके लिए ये आपको कॉन्सेप्ट आप क्लियर रख लिए, खाली इंटेंशन है तो ये क्राइम में नहीं आएगी, उसके साथ जो है प्रिपरेशन होनी चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए और कमीशन भी होना जरूरी है। इसको हम देखते हैं डिटेल में। व्हाई नॉट पनिशेबल? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव एंड डज नॉट कॉज हार्म टू एनीवन। प्रिपरेशन सेकंड स्टेज, द सेकंड स्टेज इज प्रिपरेशन, जो है पहला इंटेंशन के बाद कि अरेंजमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक कमिट क्राइम। जैसे इन जनरल प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल as no offense is yet committed, but for serious offenses preparation is punishable under specific law. Example terrorism and डकैती। एग्जाम्पल देखते हैं, A buys a knife and a poison to kill B. This is a preparation, not yet a crime. Likewise, A collects bomb to attack a train. In such a cases, preparation is punishable under special law. Attempt देखते हैं, सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता में जो इसको डिफाइन भी करते हैं कि थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट का कि व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स द क्राइम बट फेल्स टू कंप्लीट इट, अटेम्प्ट इज पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता। द पर्सन मस्ट हैव इंटेंट and must have taken step forward in goes beyond the mere preparation. Section 62 of the भारतीय न्याय संहिता punishes the attempt to commit offence if the final result does not occur. Example देखते हैं कि A should be with the intent to kill but B escapes. This is the attempt to murder. Likewise, the example if you see the A tries to steal from a safe but the alarm rings and the runs away, the attempt to theft. Commission देखते हैं completion of the offence में कि this is the final stage. It is when the crime is completed successfully. The actus reus is complete and the result injury or the harm occurs. At this stage, the maximum punishment given as per the law. Example देखते हैं, step B with the intention to kill B and the B dies. This is the murder and fully committed. जैसे example देखते हैं, A snatched a purse and the C runs away. Offense, the theft is completed. समरी अगर देखते हैं कि हम ये 4 स्टेज जो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन में, तो इंटेंशन का जो मीनिंग है मेंटल प्लानिंग है टू कमिट अ क्राइम, पनिशेबल है नहीं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, थिंग्स टू किल बी। प्रिपरेशन, अरेंजिंग टूल्स और द मीन्स ऑफ द क्राइम एंड द मीन्स ऑफ द क्राइम। तो जनरली ये भी जो प्रिपरेशन है कि बहुत बार पनिशेबल नहीं होता, बट यस फॉर द सीरियस क्राइम इवन द प्रिपरेशन और द इंटेंशन इज पनिशेबल। बाइस अ पॉइजन टू किल अ बी, then in that case preparation, तो this is there that can be punishable. like attempt जैसे देखते हैं, start the act but fails to complete it, yes section 62 में जो है कि भारतीय न्याय संहिता का it is punishable. A should be but B survives, in this case attempt, then it is the punishable and it is crime. Commission, crime is fully done and completed, yes A kills B with a knife. अगर लीगल प्रिंसिपल देखते हैं रिलेटेड टू स्टेजेस, अटेम्प्ट इज ट्रीटेड seriously, a law punishes a person even if the crime fails. Preparation is punishable only if the exceptional cases, example preparation for डकैती, making counterfeit currency. In these cases the preparation is punishable अगर वो counterfeit बना रहा है या डकैती के प्लानिंग कर रहा है। तो intention alone is not enough unless accompanied by the action. Mens rea plus actors are required to prove the attempt or commission. तो रिलेवेंट केस लॉ देखते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का जो केस था कि जिसमें तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ द फाइनल एक्ट इज नॉट डन, अटेम्प्ट इज पनिशेबल इफ द एक्ट इज क्लोज इनफ टू कमिटिंग द क्राइम। कंक्लूड करते हैं इसको, जो है कि आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम जो है हेल्प करता है लीगल सिस्टम को अंडरस्टैंड द जज हाउ फॉर अ पर्सन वेंट इन कैरिंग आउट रॉन्गफुल एक्ट। द भारतीय न्याय संहिता भी क्लियरली अटेम्प्ट करता है, डिस्करेज करता है क्रिमिनल बिहेवियर को इवन बिफोर इट कॉजेज हार्म। इंटेंशन एंड प्रिपरेशन शो the criminal tendency but are not usually punishable, and attempt and commission reflects real danger, harm and punishable to the law.
अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कि 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स के लिए आते हैं। 2 मार्क्स के लिए इसमें से 100% आने के संभावना 100% नहीं पहुंच सकते, 99.99%, क्योंकि डेफिनेशन जो है टोटल अराउंड 38 डेफिनेशंस है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इसको फेवरेट माना जाता है। तो सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता देखते हैं। सेक्शन 2 त्यापन पाना राउत की जो दिए हुए हैं, जो पार्ट 1 में आपके सेक्शन 2 में कि व्हाट डज द एक्ट मीन अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 एक्ट मीन्स अ सिंगल एक्ट और a series of act. Example, hitting someone once और multiple times both are act. तो सेक्शन 2 में जनरली दिया होता है, सब क्लॉज आपको याद आए ना आए तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम्पल जरूर लिखिए, मार्क्स मिलते हैं। व्हाट इज एन एनिमल, जैसे कि as पर सेक्शन 2 एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग डिफाइन करते हैं। काऊ हो गए, डॉग है, एलिफेंट हो गए, ऑल आर एनिमल्स एज पर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 बट नॉट ह्यूमन बीइंग। तो हु इज कॉल्ड एज चाइल्ड एज पर भारतीय न्याय संहिता, कि चाइल्ड को क्या डिफाइन करता है। जैसे चाइल्ड का डेफिनेशन हर एक्ट में अलग अलग होता है, तो जो भारतीय न्याय संहिता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 3, चाइल्ड इज अ पर्सन बिलो 18 years of age. Example, a 16-year-old boy is legally a child. What is a meant by counterfeit? The counterfeit as per section 2 subclass 4. Counterfeiting means making one thing look like another to deceive. जैसे example देखिए, making a fake 500 rupees note, या it need not be exact copy. तो दिस इज व्हाट काउंटरफाइट इज मीन्स जाली। तो व्हाट इज मेंट बाय कोर्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 बताता है, कोर्ट मीन्स ए जज और अ ग्रुप ऑफ जजेस एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। एग्जांपल देखें, ए सेशन कोर्ट, जज इज अ कोर्ट। व्हाट इज डेथ, एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द लॉ सेज अदरवाइज। एग्जांपल इसका देखते हैं कि जो है कि नेचुरल और द क्रिमिनल डेथ ऑफ पर्सन इज इंक्लूडेड। What does dishonesty mean? According to section 2 subclause 7, doing something when the intent to cause wrongful gain or loss. Example, taking money by a cheating or dishonestly. What is document? Under section 2 subclause 8, document includes, आप जैसे खाली इसको सुनिए, आप दो बार सुनेंगे और देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको याद आता रहेगा। दिस इज व्हाट द ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टूडेंट साइकोलॉजी इज। तो इसको व्हाट इज डॉक्यूमेंट, अंडर सेक्शन 2 subclause 8, document includes any written or the printed or the digital records used as evidence. Example देखते हैं इस रिवीजन लेक्चर में कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर और द चेक और द ईमेल। एक्सप्लेनेशन, can be on any material and includes electronic records. What does the fraudulent mean? Fraudulent means as per the section 2 subclause 9, fraudulent mean doing something or cheat or deceive someone. Example, selling a fake gold chain, gold chain as a real. What does the gender mean? BNS में gender मतलब क्या? Under section 2 subclause 10, he includes male, female, transgender person. Example, if the law says he, it includes she or the transgender also. तो यहाँ पे जेंडर को क्लियर किया गया, ही का मतलब भी ये तीनों उसमें समाहित हो सकते हैं। What is good faith? According to section 2 subclause 11, तो anything done without due care or attention is not a good faith. Example, giving a medicine without checking expiry is not a good faith. Next, what is meant by government? As per section 2 subclause 12, government includes both central and state government. Example देखते हैं कि both Delhi government and central government are government under भारतीय न्याय संहिता। Second, next, what is meant by harbor? Section 2 subclause 13, giving help like food, shelter or money to hide someone from police is called harboring. तो इसमें जो होता है hiding a criminal at your home knowingly or unknowingly, तो it is also will come under harboring a crime with food, shelter or money or hiding someone from the police. What is injury? As per section 2 subclause 14, any harm to body, mind, reputation, property causes illegally his injury. Example देखते हैं, defamation है, physical assault है, property and damage. What is illegal? What does illegal mean? According to section 2 subclause 15, anything that is a crime prohibited by law or can lead to a law is a illegal. Example देखते हैं, driving without a license is illegal. What is judge? As per section 2 subclause 16, a judge is a person officially designated to give a judgment in a legal cases. Example, a magistrate or a session judge. Likewise, what is life? Section 2 subclause 17, life means the life of a human being unless law says otherwise. Example, life imprisoned by means till the person natural death. Likewise, what is local law? According to section 2 subclause 18, local law means law that applies only in specific areas of India. Example, Goa civil code applies only in Goa. Likewise, what is called a man? A person, says section 2 subclause 18, a man is a male human being of any age. Example, a 10-year-old boy or a 60-year-old boy. तो what who is a man? सेक्शन 219 में बोलता है कि मैन है कि जो मेल ह्यूमन बीइंग है वो किसी भी एज का हो सकता है।
So how is a month and the year understood in Bharatiya Nyaya Samhita? Section 2 सब क्लास 20 month and year are based on the Gregorian जो कैलेंडर है आपका जनवरी टू दिसंबर. एग्जांपल ए punishment of the 1 year means 12 month from the जो ग्रेगोरियन जो सिस्टम है उसके अंदर. What is the movable जो प्रॉपर्टी है as per section 2 सब क्लास 21 it means the all property except land or things attached permanently to the earth. एग्जांपल हो गया इसका कार, ज्वेलरी, फर्नीचर एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. What does the number include in the law? Under section 2 subclause 22, the singular includes plural and plural includes singular unless context says otherwise. Example इसका the person in the law can also mean a people. Likewise, what does the oath mean? According to section 2 subclause 23, oath includes legal declaration or affirmations made before the public servant. Example, this is a testimony in court taken under oath. Like what is offense? As per section 2 subclause 24, offense means anything made punishable under VNS or specific law or local law. Example is theft under Bharatiya Nyaya Samhita or violating a local municipal law if punishable. What is omission? The under section 2 subclause 25, omission means not doing something legally required, can be one of series of the offenses. Like which example देखते हैं, not feeding a child intentionally. Who is a person as per Bharatiya Nyaya Samhita? According to section 2 subclause 26, कि person includes individual, companies, association or group even if not registered. Example, a firm or a club can also be treated as a person under law. So what is public mean? The section 2 subclause 27, public means any community or class of people. Example देखते हैं, resident of a colony from a part of the public. Who is a public servant? Section 2 subclause 28 बताता है, anyone who works for the government or public interest is a public servant. Example, a police officer, judge or municipal clerk. उसी तरह what is the reason to believe? According to section 2 subclause 29, it means having enough cause to believe something is true. Example, if a person sees something hiding stolen good, they have a reason to believe a theft occurred. Likewise, what is a special law? As per section 2 subclause 30, a special law applies to a particular sector, subject or area. Example, the Prevention of a Corruption Act is a special law. Likewise, what is valuable security? Under section 2 subclause 31, a document that caters or changes legal right or duty is a valuable security. Example, a signed check or a bond. Likewise, what is a vessel? As per section 2 subclause 32, a vessel means anything used to carry people or goods over water. Example, boat है, ship है या bag है. Here what is does voluntarily mean? According to section 2 subclause 33, means person does something knowingly or attending that it will cause an effect. Example, the setting firearms or the house knowing may kill someone voluntarily. What is will? As per section 2 subclause 23, will means a document by which a person distribute their property after death. Example, a registered will giving property to a grandchildren. Who is a woman? Under section 2 subclause 35, a female human being of any age is a woman. Example देखते हैं 5 years old girl या 60 any age. तो section 2 35 बोलता है female human being of any age is called a woman. Likewise, what is a wrongful gain? As per section 2 subclause 36, gaining property by illegal means when you are not entitled to it. Example, taking someone's land by fraud. And what is wrongful loss? According to section 2 subclause 37, losing property unlawfully that one has a legal right to keep. Example देखते हैं कि person land is forcefully taken away. What is gaining wrongfully or losing wrongfully? It means as per section 238 में इसमें कि wrongful gains means acquiring or keeping property unlawfully, wrongfully, or loss means being kept out of property or deprived of it. Example, A refuses to return borrowed gold chain, wrongfully gain A, wrongfully loses to owner. What does the animal excluded? Under section 2 subclause 22, the animal do not include humans. What does animal exclude? कि उसमें क्या नहीं आएगा? Example, a pet dog is an animal and a human is not. So what does document include under digital law? As per section 2 subclause 8, the document includes electronic and digital record too. WhatsApp chat screenshot used as evidence. स्टूडेंट्स को पढ़िए क्योंकि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है और इसको बार बार आप सुनते रहिए कि जिससे आपका ये क्रिमिनल लॉ जो भारतीय न्याय संहिता है जो कि आपको हमेशा काम आएगी आपके करियर में, तो इसको आप इसको अच्छे से करिए. तो और डेफिनेशन जो दिए हुए हैं, व्हाट इज अ मैप और प्लान इन अ लॉ? जैसे अंडर सेक्शन 2 surplus explanatory intent to evidence map or plan in a legal document. Example, site plan in the land dispute case. What is endorsement of a bill? Under mercantile usage, it is treated as a document and valuable security. Section 2 surplus the pay to bearer, written and signed and check back. Likewise, can an act be both singular and a series? Yes. Under section 2(1), act include both single and repeated acts. Example, one slap or repeated punches. This is an act.
What does gender include under Bharatiya Nyaya Samhita as per section 2 subclause 10? The gender includes male, female and transgender as per the Transgender Act. A transgender person of the same legal recognition in the law. Important. Can be a company be considered as a person? Yes. Under section 226, person includes company or a group of person. Example देखते हैं, a firm cheating someone is still legally a person. Like what does a public servant include? According to section 2 subclause 28, includes everyone working in public duty. पुलिस हो गए, जज हो गए, गवर्नमेंट क्लर्क एटसेट्रा. एग्जाम्पल है तहसीलदार, पुलिस इंस्पेक्टर एंड इलेक्शन ऑफिसर. व्हाट डज द सिविल एक्शन अंडर द वर्ड what is a civil action under the word illegal? If someone gives a right to sue, it is also considered illegal under section 2 subclause 15. They say a breach of the contract can lead to a civil action, hence illegal. Okay, what is the meaning of the election under the public servant clause? Like as per the section 2 subclause 28, explanation C, election includes any process to elect a member of the public authority. If a person is acting a public servant without proper appointment, is he a public servant? Yes. Under section 2 subclause 28, explanation B, actual position of the role is enough and acting headmaster perform duties is treated as a public servant. Likewise, what are the undefined terms that are taken in the BNSS under section 2 subclause 39? Words not defined in Bharatiya Nyaya Samhita but defined in IT Act 2000 or Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita will have the same meaning. Example, terms like digital signature are taken from the IT Act. So these are the things, the introduction to the foundation concept. इसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं और जिसके अंदर साइलेंट फीचर, कंपैरिजन एनालिसिस, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कॉन्सेप्ट एनालिसिस, डेफिनेशन. अब लास्ट 2 करने जा रहे हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, जनरल एक्सप्लेनेशन. उसके बाद हम पनिशमेंट करेंगे. पनिशमेंट भी बहुत अच्छे से करना. हम फटाफट ये रिवीजन लेक्चर में ये देखने जा रहे हैं. तो लेट अस सी जनरल एक्सप्लेनेशन. तो जनरल एक्सप्लेनेशन जो इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं सेक्शन 3 में, जनरल एक्सप्लेनेशन भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारतीय न्याय संहिता. इट गिव्स अ बेसिक रूल टू अंडरस्टैंड हाउ द होल क्रिमिनल लॉ शुड बी रेड एंड अप्लाइड. जस्ट लाइक ग्रामर, ये बात याद रखिए, जैसे ग्रामर हेल्प करता है लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज को करेक्ट इंटरप्रेट करने के लिए, सेक्शन 3 हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड डेफिनेशंस, अप्लाई एक्सेप्शंस एंड अंडरस्टैंड क्रिमिनल एक्ट्स प्रॉपर्ली. तो 2-3 जो है कि वो ग्रामर की तरह काम करता है ये पूरे भारतीय न्याय संहिता में. इसका ऑब्जेक्टिव जैसे देखें सेक्शन 3 का जो है कि द मेन एम ऑफ द सेक्शन 3 इज कि एंश्योर द जनरल एक्सेप्शंस लाइक सेल्फ डिफेंस और मिस्टेक apply to all offenses even if not written again. They explain the words and the meanings remain in the same in all part of संहिता. तो इंटरप्रिटेशन इसमें बहुत इजी होनी चाहिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. They clarify the crime can happen doing something act or by not doing something important omission. Help the court to understand intention, knowledge and cooperation while deciding the person's guilt. Example इसका देखते हैं कि a child under 7 years steals a pen. Even though the theft is a crime, the child cannot be punished because there is a general exception for the children, and the section 3 makes this sure this applies even if it is not written in the theft law. Let us now study 9 clauses of section 3 one by one. तो ये जो section 3 है इसके 9 clauses है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. Clause 1 जो है exception to the applies everything. Even if the offense definition does not mention general exception like mistake, infancy, self-defense, it is still automatically applied. Example देखते हैं इसका illustration जो देखते हैं कि even though the theft law does not say anything about the children, a child under 7 years age cannot be punished but because there's a general exception for a children. Example इसका देखते हैं हम लोग. और एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि police officer arrest a murderer without a warrant. Even though it looks like a wrongful confinement, it is not crime because the officer was bound by the law to arrest. Second हम लोग clause देखते हैं इसका section 3 का कि consistent use of words. If the word the phrase explained in one part of the law, it should be understood in the same way everywhere in the Samhita. जो क्लॉज 3 है इसका कि possession includes agent, servants and spouse. If the servant, spouse or a clerk holds property on someone's behalf, then the person is said to be in the possession legally. Explanation: even if temporary workers are considered servant for this purpose. Example: if a household hides a jewelry belonging to the employer, the legal possession still is still with the employer. Clause 4 act also includes illegal omission. If everyone in the law another context is otherwise, the word act also includes illegal. तो इसमें जो है कि omission does not doing something you are legally required to do. तो क्लॉज 4 बोलता है acts also includes illegal omission. Everything in this law unless context says otherwise, the word act also includes illegal omission. Example अगर देखते हैं डॉक्टर refuses to treat a dying patient on purpose, तो इट इज इलीगल ओमिशन. अगर वो उसको कि जो रिफ्यूज करता है ट्रीट करने को डाइड पोजीशन, तो इलीगल ओमिशन है एंड कंसिडर्ड एन एक्ट अंडर
लॉ। तो इसके अंदर जो है कि क्लॉज 5 कॉमन इंटेंशन इक्वल लाइबिलिटी। तो इसमें इफ टू और मोर पर्सन कमिट्स अ क्राइम टुगेदर द विद द कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ देम इज इक्वली लाइबल एज इफ दे हैव डन इट अलोन। एग्जांपल देखते हैं, ए एंड बी प्लान्स टू बर्न अ शॉप, ए ब्रिंग अ पिस्टल, बी लाइट द फायर, बोथ आर गिल्टी फॉर अर्सन, जो दंगे के लिए। तो कॉमन इंटेंशन इक्वल लाइबिलिटी, उसी तरह क्लॉज 6 है कॉमन नॉलेज और द इंटेंशन इक्वल गिल्ट। even if the crime not criminal intention or knowledge, the more than the one person does it, they are all guilty if they share that intention or the knowledge. Example, a group of people jointly cheat someone in a lottery scam, each one knew it was a fraud, all are equally liable. Clause 7 जो है act plus omission, one offense is the someone causes a result partially by doing something and partially by not doing something, it is still one offense. Example, A wants to kill Z, he beats him and also refuses to feed him, Z dies. It's a murder by done by act and not omission. तो कि इसमें एक्ट एंड ओमिशन से ये डेथ हो गया है, तो इसको तो एक्ट प्लस ओमिशन इज इक्वल टू ऑफेंस, ये क्लॉज 7 बोलता है। उसी तरह क्लॉज 8, cooperating same offenses if the several act means makes up one offense and someone intentionally helps by doing any one act, he is guilty of the entire offense. इसका एग्जांपल देखते हैं, A and B gives Z small doses of poison at a different time, Z dies, both A and B are guilty of murder. इसके सेकेंड एग्जांपल अगर देखते हैं, A and B are jailers, they intentionally don't give food for two prisoner Z during their shift, Z dies of hunger, both guilty of murder. Likewise, A starves Z but Z survives. Later B becomes a jailer, also starves Z who dies. So B is guilty of murder, A is guilty of attempt to murder. So here the A starves Z but Z survives. Later B becomes a jailer and also starves the Z who dies. So B is guilty of murder, A is guilty of attempt to murder. This is what clause 8 says, cooperating for the same offense in these cases. So here different people, different offenses. Even if the people are involved in the same act and they are guilty of different offenses depending on their intention. The example, A kills Z of the sudden provocation, culpable homicide it is. B helps A but had pre-planned intention to kill Z, then it is a murder. तो हियर द समरी अगर हम टेबल देखते हैं क्लॉज 1 to 9 का, जो कि जनरल क्लॉज एक्सप्लेनेशन में आपको देना जरूरी है, तो इसमें जनरल एक्सेप्शन अप्लाइज टू ऑल डेफिनेशन इवन इट इज नॉट रिपीटेड। जैसे चाइल्ड अंडर 7 कैन नॉट बी पनिश्ड या पुलिस ड्यूटी इज नॉट रॉन्गफुल एक्ट। जैसे क्लॉज 2 जो है कि सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड अप्लाइज एवरीवेयर इन भारतीय न्याय संहिता, सर्वेंट हैज द सेम मीनिंग इन ऑल पार्ट्स। तो ये आपको समरी बहुत अच्छे से आप देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसी तरह क्लॉज 3, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द सर्वेंट स्पॉट इज स्टिल इन योर पोजीशन इफ मेड हाइड्स गोल्ड। एग्जांपल देखते हैं, ओनर इज स्टिल इन द पोजीशन। Likewise, clause 4, act includes illegal omissions not doing legal duty. They say doctor refuses treatment on the purpose offense. Likewise, clause 5, the common intention equal liability, both arsenic and the guilty the equality guilty. तो उसी तरह clause 6 देखते हैं कि shared knowledge with the intention equal guilt, तो joint fraud and the joint liability. Likewise, section 3 का clause 7, the act plus omission caused offense same offense, the beating या starving to death is a murder. लाइकवाइज जो जनरल क्लॉज का जो आपका ये सेक्शन 3 का 8 कि एनी हेल्पिंग इन वन स्टेप गिल्ट ऑफ फुल ऑफेंस, जैसे जॉइंट जेलर है, नॉट फीडिंग अ प्रिजन, बोथ गिल्टी ऑफ मर्डर. लाइकवाइज क्लॉज 9 ऑफ सेक्शन 3, द डिफरेंट इंटेंशन डिफरेंट पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, ए हैज अ प्रोवोकेशन, बी हैज अ मेलिस, ए कल्पेबल होमिसाइड, बी मर्डर. तो इसको अगर हम कंक्लूड करें सेक्शन 3 को, कि ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, ये फाउंडेशन बताता है अंडरस्टूड हाउ द लॉ वर्क्स इन द प्रैक्टिकल केसेस. इट टेल अस कि हाउ टू रीड द डेफिनेशन अलॉन्ग विद एक्सेप्शंस, द इंटेंशन, नॉलेज, कॉपरेशन मैटर इन डिसाइडिंग गिल्ट, और द बोथ एक्शन एंड ओमिशन कैन बी क्राइम, एंड दैट एवरीवन in a group crime that may be punished differently based on the rule and the might. So this section ensure करता है clarity, fairness and consistency in how the criminal law is applied. So let us move to the last part of your module 1, जो कि आपके सिलेबस का है, that is punishment. इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में थोड़ा करेंगे, कि जैसे कि हम लोग सेक्शन 4 to 13 1 by 1 हम इसको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में इसको करने की कोशिश करेंगे, कि जिसको आप समझ लेते हैं. पनिशमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लीगल सिस्टम. इट इज द मेथड बाय विच द लॉ मेंटेन्स द पीस इन द ऑर्डर इन द सोसाइटी. जैसे भारतीय न्याय संहिता जो है कि विच रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड, लेड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर चैप्टर जो 2 है, सेक्शन 4 to 13. फुल लेंथ के लिए इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट के लिए भी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, और ये 2 मार्क्स के लिए भी आता है, कि जो कि इसके लिए ये वाला चैप्टर आप अच्छे से
करना, और जो भी आंसर आप लिखोगे उसमें पनिशमेंट के बारे में लिखना जरूरी होता है, इसलिए इसको अच्छे से कर रहा हूँ। तो दिस चैप्टर प्रोवाइड द डिटेल लिस्ट ऑफ पनिशमेंट रूल्स एंड कैलकुलेशन कम्यूटेटिव चेंजेस ऑफ द पनिशमेंट अदर की प्रिंसिपल्स। तो इस रिवीजन लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 4 मेंशन द, आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है रेगुलर लेक्चर में, तो रिवीजन लेक्चर में आपको टाइप्स बता रहा हूँ अभी कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 4 में बताता है। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में डेथ जो सेक्शन 4 का ए सब क्लॉज ए में है, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट टू टाइप जैसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो सेक्शन 4 का सब क्लॉज सी में है, डी में फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ई में फाइन, और ये जो नया ऐड हुआ है कि सेक्शन जो 4 और सब क्लॉज एफ में कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये जो टोटल जो 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट डिफाइन करता है भारतीय न्याय संहिता, तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि डेथ जैसे कि इसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड यूज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाइक टेररिज्म, ब्रूटल मर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इट इज irreversible and so courts are extremely careful before avoiding it, that is a death penalty. उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ पनिशमेंट जो इसमें मेंशन है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, द ऑफेंडर इज केप्ट इन द जेल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर नेचुरल लाइफ, जैसे दे इट मे बी सब्जेक्ट और रिमिशन रिलीज बाय द गवर्नमेंट इन सम केसेस। उसी तरह इम्प्रिजनमेंट हम देखते हैं रिक्विजिट इम्प्रिजनमेंट इंक्लूड्स हार्ड लेबर, एग्जांपल वर्किंग इन अ जेल और इंडस्ट्रीज, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट नो हार्ड लेबर or used for the less offenses, less serious offenses. Likewise, forfeiture of property is there, the property of the offender may be taken away by the government as a penalty. Likewise, fine is there, the offender has to pay money or as a penalty. Likewise, the amount may be fixed or unlimited depending on the case. Like community services है कि the new punishment under भारतीय न्याय संहिता, the offender has to do the work usually for the society, the cleaning the public places या helping in the hospital एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका हम जो सेक्शन 5 है जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दिस सेक्शन अलाउज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू चेंज वन पनिशमेंट इनटू द लेसर वन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो ये जो है कि पनिशमेंट कम करने का जो अधिकार है गवर्नमेंट के पास, ये सेक्शन देता है कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, डेथ सेंटेंस में बी चेंज इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को अधिकार देता है सेक्शन 5। उसी तरह से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है मीन्स हु, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द केस इन्वॉल्व सेंट्रल लॉ और द डेथ सेंटेंस, and the state government and the appropriate government कि when the case involves the state laws. This is done as per the section 474 of भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता जो है CRPC, उसके तहत ये जो प्रोसीजर चाह के जो कम्प्यूटेशन ऑफ सेंटेंस किया जा सकता है। उसी तरह से सेक्शन 6 देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट कि इफ द लॉ टॉक्स अबाउट द कैलकुलेटिंग पनिशमेंट इन पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज काउंटेड एज 20 years. This rules is used when the court need to divide the reduce the sentence, for example while avoiding the punishment for the multiple offense. तो सेक्शन 6 जो है कि फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताता है कि if the law talks about the calculating punishment the part of fraction life imprisonment counts as 20 years. Likewise सेक्शन 7 रिगरस और द सिंपल जो आपका कोर्ट्स पावर जो है कि when the offense can have either simple or rigorous imprisonment, the court can decide कि the whole sentence will be rigorous या the whole sentence will be simple or the part of the sentence will be rigorous and the rest simple. Example अगर देखते हैं, a person is sentenced to 3 years, judge may say that the 1 year simple and 2 years rigorous. So this flexibility helps the court to give the balanced punishment in such cases. So the rigorous और simple courts power जो है कि सेक्शन 7 में इसको डिफाइन करता है भारतीय न्याय संहिता के। उसके सेक्शन 8 जो है फाइन के बारे में जो प्रोविजन करता है, अमाउंट एंड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, जैसे फाइन अमाउंट है, इफ द लॉ डज नॉट से द maximum amount of fine then it is unlimited, but it is said but it should not be excessive. See that the fine and the jail, if the person does not pay the fine the court can send to the jail additionally for the other punishment. उसकी तरह से देखते हैं कि max jail in default, if the offense is punishable with the jail and fine, the jail in case of non-payment of fine should not be more than 1/4 of the maximum jail of the offense. This is a type of jail देखिए in default can be a simple or rigorous as the court decides. But if the offense is punishable, the fine only or the community service, the simple imprisonment only can be given. Maximum जो jail और the fine को इसके अंदर जो होता है कि up to 5,000 2 months के लिए, और 5,000 to 10,000 का फाइन है तो 4 months, और more than 10,000 तो 1 year का maximum jail दिया जा सकता है. The payment and the early release, if the person pays the fine or it collects from the property, then the jail will be immediately. Illustration certificate fine rupees 1,000 and the 4 month in default. So rupees 750 is paid, but within 1 month and the release after 1 month. तो इसीलिए टाइम जो है कि लिमिट जो है रिकवरी का फाइन कैन बी रिकवर्ड विद इन 6
years with the sentence date, or if the jail term is more than 6 years, the fine can be recovered during the full term. If the death and the offender does not cancel the fine, it can be recovered from the property. Section 9 जो है कि one offense many part, जैसे limits of the punishment, if the offenses is made with the several smaller offense, the offender should not be punished multiple times unless the law says so. Clearly देखते हैं A hits Z 50 times with a stake, this is an offense already causing out not 50 offenses. उसी तरह से but if A hits another person Y while hitting Z, then the two others offenses and A punishes for the both. स्टूडेंट देखो रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो इसको आप एक दो बार सुनोगे तो जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट ये सारे रेगुलर लेक्चर में बताया गया है। इसे सेक्शन जो 10 है कि डाउटफुल कन्विक्शन है, लोवेस्ट पनिशमेंट इफ द कोर्ट इज एंश्योर्स which specific offense the person committed among the few similar one, it will give the lowest punishment applicable out of law. तो उसी तरह से सेक्शन 11 जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है कि offender is kept alone without the contact with others, only allowed in the offense is punishable with rigorous imprisonment and the total solitary confinement not more than 3 months depending on the total jail term. तो ये बहुत बार जो पहले भी आईपीसी के जो क्वेश्चन होते थे उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स में आता था सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट के बारे में, तो इस बार भी आने की संभावना खाली बीएनएस के नाम से हो सकती है। इसको फेवरेट आप मान के चल सकते हैं फेवरेट के लिए कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ऑफेंडर इज केप्ट कि ऑफेंस इज पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज नॉट मोर देन 3 months डिपेंडिंग ऑन द टोटल जेल टर्म। इसका ड्यूरेशन जो होता है कि टोटल इम्प्रिजनमेंट और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कि अगर 6 months से कम की अगर उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो 1 month मैक्सिमम दे सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, या 6 months से 1 year का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो 2 months मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, और 1 year तक अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो ये 3 months तक डिपेंडिंग ऑन द टोटल जेल टर्म तो इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। दिस इज हाउ इट इज। तो सेक्शन लिमिटेशन ऑफ द सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट है कि मैक्सिमम एट वन टाइम तो 14 days ओनली, कि वन टाइम में मैक्सिमम 14 days तक ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया जा सकता है, एंड मस्ट बी फॉलोड बाय सम ड्यूरेशन गैप कि इफ द टोटल जेल 3 months तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्स 7 days month with the equal gap in between. This ensures the mental and physical health of the prisoner is not destroyed. तो इसमें जो होता है कि प्रायश्चित का जो सबसे बड़ा और ये उसको सबसे हार्श पनिशमेंट इसको माना जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, और उसको मेंटल कंडीशन खराब होने की उसकी संभावना होती है क्योंकि आदमी अकेला होता है और उसको किसी के संपर्क में नहीं आने दिया जाता। तो ये चीज़ें इसमें जो बैलेंस और लिमिटेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालते हैं। तो एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, इफ समवन इज कन्विक्टेड अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 द ऑफेंस लाइक थेफ्ट, चीटिंग एटसेट्रा and commit the same type of offense again or repeated offender at the imprisonment for life year up to 10 years imprisonment. This rules punishes the repeated criminals most strictly to protect society. अगर इसमें देखते हैं समरी की पॉइंट सेक्शन वाइज टाइप ऑफ पनिशमेंट जो है कि ये बताता है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इसके बाद रिग्रेस, सिंपल, जेल, फाइन, प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट जो बताता है सेक्शन 4। सेक्शन 5 कम्यूटेशन के बाद गवर्नमेंट कैन रिड्यूस और चेंज द पनिशमेंट। सेक्शन 6 जो होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 20 years यूज्ड इन कैलकुलेशन एक्चुअली। उसके बाद सेक्शन 7 कि ये टाइप्स ऑफ जेल कोर्ट डिसाइड द सिंपल होगा, रिग्रेस देना है या मिक्स टाइप देना है, ये कोर्ट के पास पावर होता है कि उसको किस तरह की जेल उसको होनी चाहिए जो एक्यूज्ड कन्विक्ट है। तो उसके बाद फाइन द लिमिट एंड द जेल इन डिफॉल्ट, द कोर्ट डिसाइड्स इफ इट इज फाइन नॉट पेड, तो ये फाइन कितना होगा, लिमिट कितना होगा, जेल कितनी होगी, कोर्ट के पास पावर होती है। उसी तरह लिमिट्स ऑन द पनिशमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफेंसेस, ओनली वन पनिशमेंट अनलेस स्टेटेड, तो ये इसके सेक्शन 9 बताता है। सेक्शन 10 में डाउटफुल कन्विक्शन जो है क्योंकि इसमें लिस्ट पनिशमेंट विल बी गिवन, जो भी लिस्ट पनिशमेंट अगर डाउटफुल कन्विक्शन उसमें मिलती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमने डिटेल में देखा है कि मैक्सिमम 3 months ओनली विद द रिग्रेस जेल, और जो लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम देखा 14 days एट अ टाइम विद द इक्वल गैप, एंड रिपीटेड ऑफेंडर है कैन बी जेल्ड इन लाइफ और 10 years। तो हम कंक्लूड अगर करते हैं कि चैप्टर जो 2 है भारतीय न्याय संहिता के लेस द क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ द पनिशमेंट, ये जो तक इट ट्राइज टू बैलेंस द जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इंक्लूड्स मॉडर्न पनिशमेंट लाइक कम्युनिटी सर्विसेज, इंश्योर करता है नो एक्सेस पनिशमेंट इज इम्पोज, और ये प्रोटेक्ट करता है रिपीटेड क्राइम एंड एनहांस पेनल्टी को, एंड प्रोवाइड द जुडिशियल डिस्क्रिप्शन सेंटेंसिंग एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द कन्विक्ट स्पेशली इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड फाइन रिकवरी। तो दिस न्यू फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन द जस्टिस सिस्टम अगर देखते हैं तो कंबाइंड अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो इसमें अगर देखते हैं कि हम जो सेक्शन 4 to 13 बैलेंस जो करता है डिटरेंस, इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स को, अब इसको हम समझते हैं। तो पहले हमने सेक्शन समझ लिया है, अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना इस तरह के क्वेश्चन की होती है वो हम उसको पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं इस रिवीजन लेक्चर में कि भारतीय न्याय संहिता जो है इंडिया के जैसे क्रिमिनल लॉ जो आपको पता है रिप्लेस किया है, तो सेक्शन 4 to 13
ये डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट को जैसे बताता है, जैसे डेथ पेनल्टी हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि पहला टाइप ऑफ पेनल्टी जिसको डेथ पेनल्टी बोलते हैं कि फॉर द मोस्ट हीनस क्राइम, जैसे टेररिज्म हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो इस तरह के केसेस में जनरली लगते हैं कि ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो बच्चन सिंह वगैरह का जो केस था उसके अंदर वो कैपिटल पनिशमेंट में, तो हाई डिटरेंट वैल्यू बट यूज केयरफुली टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ। जैसे एग्जांपल देखिए, टेररिस्ट प्लांट्स ऑफ बॉम्ब एंड किल 1000 पीपल, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। मैन रेप्स एंड ब्रूटली मर्डर और रिपीटर मर्डर है चाइल्ड का वगैरह, इस तरह के केसेस तो उसको भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, दिस इज द imprisonment for life is the rest of the life natural life, जैसे it is alternative to death penalty। ऑफन इससे सीरियस क्राइम लाइक अगर मर्डर या गैंग रॉबरी इस तरह के केसेस में वो दिए जाते हैं। और पर्सन कन्विक्टेड ऑफ किडनैपिंग एंड मर्डरिंग उसमें दिया जाता है डकैती। तो इस तरह से डिफाइंड है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जाता है। उसके बाद ऑलरेडी हमने रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट हमने देखा हुआ है कि उसके डिवीजन भी देखी है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे गवर्नमेंट कैन टेक द क्रिमिनल्स प्रॉपर्टी मोस्टली यूज्ड इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस और टेरर फंडिंग केसेस। या स्कैमर रनिंग द पोंजी स्कीम may lose his house and accounts back. Likewise, a corrupt officer illegally acquired property can be forfeited. तो ये forfeiture of property उसके अंदर आता है। फाइन, जैसे मॉनेटरी पेनल्टी है, कैन बी गिवन अलोन और विद अदर पनिशमेंट्स, जो कि मॉनेटरी जो फाइन भी लगाया जाता है। फैक्ट्री ओनर पोल्यूटिंग अ रिवर मे बी फाइंड, तो उसी से शॉपकीपर सेलिंग एक्सपायरी गुड्स मे बी फाइन, तो ये फाइन के प्रोविजन भी इसमें दिए। कम्युनिटी सर्विसेज जिसके ऊपर शॉर्ट नोट, फुल लेंथ या टू लेंथ पे भी आपको आने की संभावना है कि मॉडर्न रिफॉर्म बेस्ड पनिशमेंट है। The offender works with the public in the cleaning, planting trees or hospital help, promote करता है restoration of justice। For example देखिए, person who damages a public bench may be told to clean the park for 30 years। या example, a college student caught painting graffiti may be 20 hours in the hospital assistance में। रोल ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे जो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस है, ये गांधीवाद को रिफॉर्मेटिव थ्योरी का पार्ट है। ये कम्युनिटी such a progressive and human friendly idea, actually it helps to balance the justice and coercion and avoids unnecessary jail times। इसका बेनिफिट जो होता है कि रिफॉर्म करता है इंस्टीट्यूट ऑफ जेल फॉर द स्मॉल ऑफेंसेस एंड द reduces burden on जैसे हेल्प द ऑफेंडर स्टे इन द सोसाइटी and not become a hardened criminal। इसके अगर देखते हैं तो बिल्ड एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑफेंडर। और उसके बाद ये कम्युनिटेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 5 और 6 में दिया हुआ है कि कम्युटेशन ऑफ सेंटेंस होता है। कम्युटेशन मीन्स चेंजिंग द पनिशमेंट टू ए लेजर वन। It can be done without offender consent if the decision is taken by the central state government। Example, death sentence को life imprisonment में कवर कर दिया। Rigorous simple imprisonment में woman given the death penalty for murder applies for the mercy the government commits the punishment। या is sick old woman rigorous imprisonment change with the simple due to poor health। Likewise, the fraction of the punishment section 6 जो बताता है कि for collective purposes life imprisonment 20 years या helpful calculating half 1/3 combined sentence। तो इसको हम रिपीटेडली बहुत अच्छे से आपको वापस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन जैसे कि गेट्स 2 सेंटेंस लाइफ 10 ईयर से लाइफ इज काउंटेड 20 सो दैट द टोटल बिकम 30। उसी तरह से एग्जांपल, इफ 1/4 ऑफ द लाइफ सेंटेंस नीड्स टू बी सर्व्ड इट इज कैलकुलेटेड एज अ स्पीड, बिकॉज कि 20 ईयर्स का 1/4 जो होता है वो 5 ईयर्स होता है। पर्सन गेट्स 2 सेंटेंस, उसको लाइफ सेंटेंस दिया और 10 ईयर दिया है, तो लाइफ सेंटेंस का 20 कैलकुलेट किया प्लस उसका जो 10 ईयर्स एक्स्ट्रा है उसको 30 कैलकुलेट किया। तो फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 6 में बताता है कि कैलकुलेशन कैसे होगा। उसी तरह नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट है जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, जुडिशियल के पास जो पावर है कि डिसाइड करने की उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना है, सिंपल देना है। कि जज का पावर है गिविंग ओनली 1 रिगरस या गिविंग 1 सिंपल, जैसे मिक्स देना है या 1 ईयर 1 सिंपल इसको देना है। जजेस कंसीडर करते हैं एज एंड हेल्थ ऑफ द एक्यूज या नेचर ऑफ द ऑफेंस या चांसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। तो एग्जाम्पल देखिए, यंग स्टूडेंट है कॉट इन द माइनर फ्रॉड मे गेट अ 3 मंथ सिंपल एंड 3 मंथ्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको बैलेंस और मिक्स हो। तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं, एन ओल्ड मैन इन्वॉल्व इन द पीसफुल प्रोटेस्ट मे गेट अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ओनली। तो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि प्रमोट इंडिविजुअल जस्टिस कि ये जजेस उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे, मिक्स देंगे या फिर रिगरस देंगे। तो उसके बाद सोलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे हमने देखा है इस रेगुलेशन सेक्शन 11 एंड 12 में दिया है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स कीपिंग द प्रिजन कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड अलाउड ओनली विद द रिगरस इम्प्रिजनमेंट टाइम। जैसे हमने देखा ऑलरेडी इसके पहले कि जो रिवीजन लेक्चर में कि जेल जो है 6 मंथ जो कि इसमें अगर है तो उसको मैक्सिमम 1 मंथ ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और अगर 6 to 12 मंथ है तो मैक्सिमम 2 मंथ, और 1 ईयर है तो मैक्सिमम 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। इसमें और चीज़ें ध्यान में रखनी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, लिमिट ऑफ एक्सक्यूशन जो है कि ये मैक्सिमम 14 डेज एट ए टाइम कि उसको दिया जा सकता है 14 दिन एक टाइम में, मस्ट बी फॉलोड बाय ए गैप। जैसे इफ जेल टर्म इज 3 मंथ मैक्सिमम 7 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर मंथ। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ये वायलेंट प्रिजनर है serving 1 year may be kept alone for 7 days each month to prevent him harm to other। Likewise, a repeated offender है causing jail riots may be given 14 days solitary then 40 days break। These rules protect the mental health
ऑफ द प्रिजन एंड प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द पावर। उसका एनहांस पनिशमेंट को जो रिपीटेड ऑफेंडर सेक्शन 13 में, तो हैबिचुअल ऑफेंडर के जो प्रोविजंस है सेक्शन 13 में दिए हुए, पर्सन हु वाज अर्लियर पनिश्ड फॉर द 3 years एंड अगेन कमिट द ऑफेंस एज पर चैप्टर 10 पब्लिक ऑफिसर है या फिर चैप्टर 70 से प्रॉपर्टी के बारे में, तो कोर्ट कैन गिव अप टू 10 years और द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एग्जांपल, ए थीफ जेल्ड फॉर द 3 years अगेन कॉट, देन कैन बी बर्गलरी कैन बी गिवन द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इस तरह से हमने कंक्लूड किया जो आपका पनिशमेंट का जो चैप्टर है कि जो सेक्शन आपने देखा डिटेल में 4 to 13, तो वेल बैलेंस है अप्रोच है टू क्रिमिनल पनिशमेंट। इट एम्स टू एक्चुअली डिटर द सीरियस क्राइम्स जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिफॉर्म माइनर ऑफेंडर्स, कम्युनिटी सर्विसेज एंड सिंपल जेल करके ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट को, लिमिट ऑफ द सोलिटरी कन्फाइनमेंट एंड प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू जजेस टू चूज द सेंटेंस एंड उसी तरह पब्लिश हैबिचुअल क्रिमिनलिस्टिकली एनहांस पनिशमेंट के प्रोविजंस करता है। तो अगर हम इसको डिटेल में अगर इसको कंपेयर करें, ये चारों जो 6 टाइप आपके टोटल जो पनिशमेंट है, टोटल जो 7 टाइप्स का, तो डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, टोटल 6 है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट एक साथ अगर हम अलग अलग करते हैं तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट का फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी, फाइन हो गया, कम्युनिटी सर्विसेज हो गए। तो वेरियस टाइप्स ऑफ जो पनिशमेंट के जो डेफिनेशन है, जैसे डेथ पेनल्टी हो गया, एक्सिक्यूशन ऑफ द कन्विक्ट ऑफ द हेल्थ, ये कन्विक्ट ऑफ बाय लॉ हो गया, या फिर देख लेते हैं। जैसे ये पहला डेथ पेनल्टी है, तो इसका डेफिनेशन है एग्जीक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ बाय लॉ। इसका जो पर्पस है, जो डेथ पेनल्टी का एक्सट्रीम डिफरेंस डेटरेंस है एंड रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो कि हम थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में आपने पढ़ा होगा। तो नेचर जो है ये कैपिटल पनिशमेंट का है एंड यूज्ड व्हेन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस टेररिज्म या रेप या मर्डर केसेस में। थियरी इसमें जो फॉलो करते हैं वो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट और डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। एग्जांपल इसके देखेंगे तो टेररिस्ट बॉम्बिंग, स्कूल और चाइल्ड रेप केसेस, सच आरएनएस क्राइम आर पनिशेबल बाय कैपिटल पनिशमेंट। और सेक्शन जो है कि इन बीएनएस जो है कि सेक्शन 4A ये टाइप ऑफ पनिशमेंट डिफाइन करता है। उसी तरह से इसका जो ड्यूरेशन है कि टिल द एग्जीक्यूशन और आफ्टर द मर्सी और लेवल जो इसकी डिफाइन करता है। कोर्ट डिस्क्रिप्शन है कि वेरी लिमिटेड है इसके केसेस में, और इसके जो कस्टोडियल और नॉट, तो इसमें जो कस्टोडियल द कैपिटल एग्जीक्यूशन में होता है, और रिफॉर्मेटिव इसमें इसके चांसेस कम होते हैं कि फाइनल है, रिवोकेबल है, और इम्पैक्ट टू सोसाइटी का सिंबल करता है स्टेट पावर को, अल्टीमेट पनिशमेंट को। और ये पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन कैन बी कमिटेड अंडर सेक्शन 5 द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और प्रेसिडेंट और जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो जुडिशियल सेफगार्ड जो है कि रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। और फाइनल रिमार्क जो इसके कि मोस्ट सीवियर यूज्ड इन द एक्सेप्शनल एंड द सर्कमस्टेंसेस। उसी तरह से जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैं कि आपके जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज, आपको इस तरह से उसको करना है। तो नेक्स्ट चीज है लास्ट जो है आपकी, हम इसमें देखते हैं कि ये फोर्थ जो सीवियर यूनिक पनिशमेंट है, मैच पनिशमेंट करता है नेचर ग्रेविटी ऑफ क्राइम को, बैलेंस करता है डिटरेशन और रिफॉर्मेटिव और ह्यूमन राइट्स को। उसी तरह से अगर आपने देखा होगा कि आपकी जो थियरीज ऑफ पनिशमेंट है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी एंड रेस्ट्रिक्टिव थ्योरी। तो ये बेसिक आइडिया जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का है कि पनिश बिकॉज द रॉन्ग वाज डन, एंड जो मोरल प्रिंसिपल इसमें फॉलो जो करते हैं कि ये रिवेंज होता है कि ना हो करके जस्टिस, एंड इसमें जो फोकस होता है वन द क्राइम हैज ऑफेंड द हार्श एंड प्रोपोर्शनेट क्राइम इसको माना जाता है टिट फॉर टैट की तरह, और जो गलत है किया है उसकी सजा मिलेगी। ये जो इसके अंदर जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट द पनिश करता है, जो बेसिक आइडिया है कि पनिश टू द क्रिएट फियर इन अदर्स का जो पर्पस जो डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में इसका पर्पस के स्टॉप फ्यूचर क्राइम्स बाय मेकिंग एन एग्जांपल, एक जो मिसाल तय करता है, फोकस ऑन व्हाट माइट हैपन इज नॉट पनिश्ड। उसका टाइप ऑफ पनिशमेंट है हार्श है पब्लिक टू स्केयर देम, और फेमस प्रोवर्ब इसके लिए कि वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो इसमें जो है कि ताकत का नशा सिर्फ ताकत तोड़ सकता है, तो ये मेन इसका ऑब्जेक्ट होता है जो ह्यूमंस रिस्पॉन्ड टू फियर। तो ये इसमें जो उसको डराना कि डराना, आंख दिखाना, कि डरा के रखना, इसका मेन मकसद होता है। प्रिवेंटिव थ्योरी जैसे कि पनिश टू स्टॉप द क्रिमिनल फ्रॉम द रिपीटेड क्राइम एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम रिपीटेड ऑफेंडर्स ऑन पब्लिक सेफ्टी बाय रिमूविंग द थ्रेट, या लॉन्ग टर्म जेल है, डेथ है और सर्वेलेंस है। प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज बेटर देन क्योर। तो ये आदमी जेल से बाहर आया तो फिर से मारेगा, जो शोले का डायलॉग है, तो वो रोकने के लिए प्रिवेंटिव थ्योरी इस तरह से होती है कि सम आर डेंजरस एंड मोस्ट आइसोलेटेड। तो इसमें जो है लाइफ टाइम फॉर ए रिपीटेड गैंगस्टर जैसे दिया, ये टाइप ऑफ पनिशमेंट में जो प्रिवेंटिव थ्योरी में जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि उसको पनिश कर, तो प्रिवेंट करना, क्राइम को बाहर निकालने के लिए, सोसाइटी में उसको नहीं आने देना। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जैसे है कि पनिश करता है टू चेंज द पर्सन इनटू अ बेटर ह्यूमन, और रिफॉर्म करता है टू क्रिमिनल, जो गांधी को फॉलो करता है कि रिफॉर्मेटिव की आप पाप से नफरत करो, पापी से नहीं।
और ऑफेंडर चेंजेस बिहेवियर बेटर, इसका जो फोकस होता है टाइप ऑफ पनिशमेंट इसमें जैसे मिड काउंसलिंग, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन या कम्युनिटी सर्विसेज, ये जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी इसमें दिया जा सकता है। एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर, अगर इसमें देखेंगे तो आदमी का दिल बड़ा बदल सकता है, उसका मन बदल सकता है, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो डायलॉग है उसको ये फॉलो करता है। तो ह्यूमन नेचर व्यू देते ह्यूमन कैन चेंज विद द केयर, और जैसे ड्रग एडिक्ट है सेंड टू रिहेबिलिटेशन स्किल ट्रेनिंग, तो इसके इसमें चीज़ें दी जा सकती है रिफॉर्मेटिव थियरी। तो रेस्टोरेटिव जस्टिस थियरी पनिश करता है टू रिपेयर हार्म और कॉज्ड बाय द क्राइम, तो द हील द विक्टिम टू मेक द ऑफेंडर रिस्पॉन्सिबल, और रिलेशन बिटवीन द विक्टिम ऑफेंडर एंड द सोसाइटी इज एपोलॉजी कंपनसेशन, विक्टिम ऑफेंडर डायलॉग टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, इसमें माना जाता है। इसके अंदर यदि ह्यूमन डिजर्व करता है चांसेस टू मेक द डिमांड, विक्टिम कंपनसेशन और लीगल एड जो इसके अंदर डीएलएसए देती है, सारी चीज़ें इसमें आती है। तो आपको चांसेस कम है, लेकिन बहुत बार वो थियरी ऑफ पनिशमेंट पूछते हैं, तो आपको थियरी ऑफ पनिशमेंट में ये आंसर लिखने हैं कि देयर आर दिस टाइप ऑफ थियरी, एक्टिविटी थियरी, डिटेरेंट थियरी, प्रिवेंटिव थियरी, रिफॉर्मेटिव एंड दो रेस्टोरेटिव थियरी। ऑलरेडी लीगल लैंग्वेज आपने ये किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिटेल में हमने जो मॉड्यूल 1 आपका जो पूरा सिलेबस है, जिसको वेटेज अच्छा है 30 to 35 मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से जो 25 to 35 मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए, एक दो बार सुनिए जिससे कि आपको याद हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और अच्छा रिवीजन हो जाए। तो हमने ये साथ के साथ टॉपिक पूरे कर लिए, साइलेंट फीचर्स, जो कंपैरेटिव एनालिसिस, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कॉन्सेप्ट एनालिसिस, डेफिनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन में पनिशमेंट। थोड़ा लेंथी है ये वाला जो मॉड्यूल एज कम्पेयर टू 2, 3 एंड 4, तो इसको बहुत अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत, और अच्छे से पास हो जाइए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।